जैसा कि आप सभी ने इससे पहले बहुत सारे मंथ्स के करंट अफेयर्स को पढ़ा होगा, फोर्टनाइटली हैंडआउट्स को पढ़ा होगा, ठीक है। एंड आई होप कि आपने May 1 और May 2 है ना, जो आपका May 1 और May 2 का जो हैंडआउट है उसको भी पढ़ लिया होगा। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं जैसा कि हम करते हैं, पहले हैंडआउट को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ फिर हम जी के मंत्रा को भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक कौन सा है, तो मई मंथ की जी के मंत्रा। एंड आई होप कि आप लोगों ने मई मंथ के दोनों हैंडआउट को पढ़ लिया होगा और उसके अंदर जितनी भी न्यूज़ थी उनको आप लोगों ने कवर भी कर लिया होगा। तो चलिए उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जी के मंत्रा में, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर इस महीने की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था वो था, और आपके जो पोप थे उनको, नए पोप को इलेक्ट कर लिया जाता है, वो भी एक अच्छी न्यूज़ थी। तो देखते हैं क्या हुआ उसमें, क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहले वही हमें नेशनल न्यूज़ पढ़नी होती है, ठीक है, जिसमें पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सब है। हमें इंटरनेशनल न्यूज़ भी पढ़नी होती है, ठीक है, हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होता है, हमें साइंस एंड टेक भी पढ़ना होता है, और उसके साथ साथ हम लोग स्पोर्ट्स, इंडेक्स, है ना, और ये सब भी क्या करते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। और वो सब बातें हमारे सामने जी के मंत्रा के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो चलिए बस उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं और उन्हीं बातों को एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा, जैसे साइंस एंड टेक है, अवार्ड्स, ठीक है, एनवायरनमेंट की न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट है ना, वो सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आता है नेशनल न्यूज़, ऑपरेशन सिंदूर। देखो ऑपरेशन सिंदूर जो था, आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। उस समय जब हमारी ये न्यूज़ चल रही थी, उस समय हमने द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस जो होता है हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस, उसके अंदर भी हमने इन चीज़ों को पहले से कवर किया हुआ है, और उसके अलावा भी हम हैंडआउट में भी पढ़ चुके हैं। तो बस सिंपल से याद रखना है, ऑपरेशन सिंदूर वाज ए स्विफ्ट, ठीक है, स्ट्राइक मिशन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर on the night of 7th or 8th May in 2025 in direct retaliation for the 22nd April 2025 पहलगाम टेरर अटैक, जिसके अंदर लगभग 26 सिविलियंस की क्या चली जाती है, जान चली जाती है। The air and the missile strike operation was launched strictly from India's side of the line of control, yet न्यूट्रलाइज 9 हाई वैल्यू कैंप्स। याद रखना, आपने पढ़ा भी होगा, 9 जो कैंप थे उनको उड़ा दिया गया था, जो कि लश्कर तैयबा से लिंक कर रहे थे और जैसे मोहम्मद से क्या कर रहे थे, लिंक कर रहे होते हैं। तो सिंपल से याद रखना है, जो अटैक करवाने वाला था वो कौन था, अटैक करवाने वाला, तो आप जानते हो अटैक करवाने वाला होता है उसमें कौन, तो आपका TRF है ना, द रेजिडेंस फ्रंट। लेकिन जो द रेजिडेंस फ्रंट है ये बना कब था, 2019 में, है ना। बट एज वी ऑल नो TRF इज ए प्रॉक्सी ग्रुप ऑफ, किसका प्रॉक्सी ग्रुप है, लश्कर ए तैयबा। और जैसे आपका जैसे मोहम्मद है, उस जैसे मोहम्मद का प्रॉक्सी ग्रुप कौन सा है, जो कश्मीर के अंदर एक्टिव है, तो याद रखना वो है आपका कश्मीर टाइगर्स। तो ये लोग क्या करते हैं, उनकी मदद से, इन ग्रुप्स की मदद से भारत में अटैक करते हैं। तो जब हमारा पहलगाम अटैक हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टेकन बाय द TRF, द रेजिडेंस फ्रंट, ठीक है, जो कि एक प्रॉक्सी ग्रुप है किसका, लश्कर तैयबा का। तो जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो हमने उस जैसे मोहम्मद और जो लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट कैंप बने हुए थे, जिसमें 9 जगह पर स्ट्राइक की जाती है। हमने बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स, है ना, हम लोगों ने, सॉरी, क्रूज मिसाइल्स, हम लोगों ने हैमर मिसाइल, है ना, हम लोगों ने ब्रह्मोस, इन सब का यूज़ किया होता है। और जब उधर से हमारे ऊपर अटैक हो रहा होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो एज यू ऑल नो हम किसका यूज़ करते हैं, S-400। और S-400 को हमने नाम भी क्या दिया था, सुदर्शन चक्र, ठीक है। और वो अब हम इंडिया में भी बना रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जस्ट उन 9 जगहों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन सी जगह थी, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर 23 मिनट तक चला होता है, ठीक है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी हुई, आप उसको रीड भी कर सकते हो। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ डाटा याद होने चाहिए, वो आपको मैं हाईलाइट करा देता हूँ, बाकी आप इसको रीड कर सकते हो, रीडेबल है पूरा, उस समय हमने बहुत डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इंडिया डेप्लॉयड रफाल F-3R फाइटर, स्काल्प क्रूज मिसाइल, है ना, हैमर मिसाइल का यूज़ किया, MiG-29 का यूज़ किया, बराक 8 का यूज़ किया, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम, पेचोरा, ओशाक, बैटरीज इन द लेयर्ड शील्ड, है ना, इन सब का हमने क्या किया होता है, यूज़ किया होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बातें याद रखना। द मिशन वाज ऑथोराइज्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ओवरसीइंग स्ट्रेटेजिक गाइडेंस
ऑपरेशनल कमांड रेस्टेड विद एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, ठीक है, फॉर एरियल कंपोनेंट्स एंड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी फॉर ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन। और जो उसको रिप्रेजेंट कर रही थी वो दो कौन थी? महिलाएं। कौन कौन थी? एक हिंदू एक मुस्लिम। और हमने हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को रखकर ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम रखा ताकि हम उनको मैसेज दे सकें कि इन्होंने क्या किया था, धर्म पूछ के मारा था ना, रिलीजन पूछ के मारा था। और जब रिलीजन पूछ के मारा था तो हमने कहा कि ठीक है, हम भी कि क्या पूछा था, किनको मारा था? जेंट्स को, लेडीजों को छोड़ दिया था, उनके सिंदूर उजाड़ दिए थे। तो हमने क्या किया, ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रख दिया। और उसके बाद तो आप जानते हो धीरे 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 हमने क्या किया, सबको मारना शुरू किया। बहुत सी जगह पर वहाँ पर स्ट्राइक किए गए, ठीक है। और उसके बाद आप जानते हो बाद के रिजल्ट क्या निकले होते हैं, ठीक है, सीज फायर हो जाता है। तो कौन कौन थे वो? दोनों के नाम याद रखना। एक थे हमारे एयरफील्ड मार्शल, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, व्योमिका सिंह। और जो आर्मी से होती हैं लेफ्टिनेंट, कौन होती हैं? आपकी लेफ्टिनेंट जनरल आपकी सोफिया कुरैशी, ठीक है। तो वो भी नाम याद रखना, ठीक है। कौन कौन सी 9 जगह थी वो भी याद रखना। आपका मरकाज सुभान अल्लाह, मरकाज तैयबा, सरजाल, महमूना, मरकाज अहले हादी, ठीक है, मरकाज अब्बास, मस्कार रहील साहिद, ठीक है, सवाई नाला कैंप और सैयदना बिलाल कैंप। तो ये सारे के सारे मेन रहे। जो बहावलपुर में है मरकाज सुभान अल्लाह, ये क्या था? तो ये आपका जो जैसे मोहम्मद है ना, जैसे मोहम्मद, ठीक है, उसका क्या था, हेडक्वार्टर था, याद रखना। जहाँ पर आपका जो बेसिकली था ना, जिसने 26/11 करवाया था, जिसने पार्लियामेंट पे अटैक करवाया था, ठीक है, आपका जो हाफिज सईद है ना, और जो आपके मौलाना मसूद अजहर, तो ये मौलाना मसूद अजहर का क्या था, बेस कैंप था। यहीं पर कसाब को ट्रेन किया गया था, है ना। यहीं से उन लोगों ने भारत में मुंबई अटैक जो हुआ था 26/11 उसको भी प्लान किया होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर डाला जाता है, लेकिन वो बच जाता है जिसे मारना चाहते थे, उसकी फैमिली के मेंबर्स मारे जाते हैं, ठीक है। जस्ट बेसिक सी बातें हैं। बहावलपुर, मुरिदके, सरजाल, सियालकोट, ठीक है, ये मेजर थे। और पाकिस्तान की तरफ से कौन से थे? भीमबार, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये की पॉइंट थे कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी जहां पर ये अटैक होता है, ठीक है। पाकिस्तानी मिलिट्री ने भी एक ऑपरेशन अनाउंस किया था जिसका नाम था ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस। तो ये भी याद रखना है, ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस, ठीक है। ये पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर लॉन्च किया गया था हमारे अटैक के रिटेलिएशन में, ठीक है। हमने फिर नूर खान एयरबेस को उड़ा दिया, ठीक है, जहाँ पर न्यूक्लियर कमांड सेंटर था उनका, है ना। हमने सिंदूर स्ट्राइक को कंटिन्यू रखा उसके बाद में, ठीक है। हमने उनके HQ-9 और HQ-16 बैटरी कोऑर्डिनेट थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपके जो ट्रम्प साहब थे उन्होंने आकर उसको क्या कर दिया, सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया। आप ये भी जानते हो, ठीक है। MiG-29 का यूज़ किया गया, सुखोई 30 का यूज़ किया गया, हैमर का यूज़ किया गया, राफेल जेट का यूज़ किया गया, ठीक है। और अपने आप को बचाने के लिए हमने किसका यूज़ किया? तो हमने बेसिकली S-400 का स्काल्प है ना, सिस्टम डी क्रूज ऑटोमेट लॉन्ग बोट स्टॉर्म शैडो, इसका हमने यूज़ किया, ठीक है, जो कि आपका बेसिकली यूरोपियन डिफेंस फर्म और अपने इंडिया के द्वारा क्या हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे वेपन्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। ब्रह्मोस हमने यूज़ की जो कि इंडिया और रशिया ने मिलकर बना रखी है, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को रिवर के नाम से, तो हमने उसको भी यूज़ किया होता है, ठीक है। आकाश तीर है ना, ये हमारे डिफेंस सिस्टम थे। बट ये शॉर्ट रेंज के हैं, तो शॉर्ट रेंज के तो हमारे काम नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया था, रशिया से खरीद रखे हैं। कौन से? तो रशिया से हमने S-400 खरीद रखा है। तो हमने S-400 का यूज़ किया होता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। वही सब लिखा है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, इन सब का यूज़ किया गया। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। 1999 में जो हमने यूज़ किए थे वो सारे दोबारा से तरीके यूज़ किए ना, जब हमारा कारगिल वॉर हुआ था, ठीक है। तो जस्ट रीडेबल है, आप इसे रीड कर सकते हो, एक एक लाइन पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। ऑपरेशन अभ्यास वाज लॉन्च्ड अमिड द आफ्टरमैथ ऑफ पहलगाम टेरर अटैक एंड इंडिया रिटालिएटरी ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। हमने ऑपरेशन अभ्यास किया। फिर हमने जब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिबेट होनी थी, है ना, पार्लियामेंट में बात होनी थी, तो हमने एक और चीज़ उसमें की, एक ऑपरेशन किया था ऑपरेशन महादेव। और ऑपरेशन महादेव में हमारी पार्लियामेंट में हमारी सरकार ने बताया, हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसने बताया कि उन्होंने उन सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया है जो आतंकवादी किसमें शामिल थे। तो याद रखना आपके पहलगाम टेरर अटैक में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से स्टेट पाकिस्तान से बाउंड्री लगाते हैं? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात।
5 स्टेट हमारे पाकिस्तान से बाउंड्री लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना। कुछ साल पहले जब ये लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग नहीं हुआ था तो 4 ही कंट्री लगाती थी, अब लद्दाख भी उससे लगाने लगा। और लद्दाख ही एकमात्र ऐसा स्टेट याद रखना जो इधर अफगानिस्तान से बाउंड्री लगाता है। सबसे छोटी बाउंड्री हमारी अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर की, ठीक है, ये भी याद रखना। जिस लाइन को हम क्या कहते हैं, डुरंड लाइन कहा जाता है। और पाकिस्तान के साथ बाउंड्री जो हम उसे क्या कहते हैं, उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना, जो कि 3323 किलोमीटर की है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट बॉर्डर पे हैं तो वो सारे भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आपके पड़ोसी हैं उनके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके हर जीके मंत्रा के हर टॉपिक के बाद 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। यू हैव टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस, है ना, टू बेटर रिमेंबर द टॉपिक्स, ठीक है। आपको उसको साथ साथ प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका घर का काम है, टॉपिक समझा, आप उसे प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। आपके पोर्टल के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इन्हें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आंसर अवेलेबल नहीं, आंसर है आपके पास और आपने पढ़ा है, आपने समझा है, तो आप इजीली आंसर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगी। चलते नेक्स्ट, इंडिया सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। ये तो हमने अप्रैल के अंदर भी पढ़ा था, अप्रैल के सेकंड हैंडआउट में, अप्रैल की जीके मंत्रा में, क्योंकि ये तो पहला ही काम किया था हमने कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया था। और जो इंडस वाटर ट्रीटी थी कब हुई थी, 1960 में, जिसको वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, मीडिएटर था, और हमने उसको कर दिया कैंसिल। और हमने कहा कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी अब हम नहीं जाने देंगे। तो सिंपल याद रखना, ऊपर की 3 नदियां जो है ना, ऊपर की 3 नदियां, उनका पानी 60% पानी 80% पानी कौन लेगा, पाकिस्तान। 20% पानी वाटर विल बी शेयर्ड विद इंडिया। और जो लास्ट 3 रिवर्स हैं, है ना, इंडस, झेलम, चेनाब, तो 80-20 हो गया। और जो लास्ट वाली है रावी, ब्यास और सतलुज, उनका 80% वाटर विल बी शेयर्ड विद इंडिया, 20% वाटर विल बी शेयर्ड विद द पाकिस्तान। ऐसा उस ट्रीटी का प्रोविजन था। बट हमने सबसे पहले कहा कि हम पानी बंद करेंगे। मोदी जी का कहना था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। वो बाद की बातें हैं कि अभी क्रिकेट मैच वगैरह होने वाले हैं हमारे पाकिस्तान के साथ, तो वो अलग मैटर है, ठीक है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1947 जब हम आज़ाद हुए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी के शेयरिंग की थी, तो हमें लगा पानी कैसे शेयर होगा, तो हमने कहा कि ट्रीटी कर लेते हैं। तो 1960 में ट्रीटी होती है। ट्रीटी करवाने वाला कौन था, आपका वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, ठीक है, यूगेन ब्लैक उस समय इसको करवाता है। तो सिंपल याद रखना, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे, आयूब खान। इन दोनों ने इस ट्रीटी को साइन किया था 19 सितंबर 1960 को कराची में, विद द वर्ल्ड बैंक एज ए थर्ड पार्टी सिग्नेटरी। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये एक बायलेटरी कमीशन है, ठीक है। ये जब चाहे अपने आप को पानी देने से रोक सकते हैं, तो इसीलिए हमने पानी देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी याद रखना। देखो ये सब वही लिखा हुआ है, ठीक है। वूलर लेक बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, आपके उस झेलम नदी के ऊपर। और ये सारी नदियाँ पाकिस्तान जाती हैं, पाकिस्तान होते हुए कहाँ चली जाती हैं, अरेबियन सी में जाकर खत्म हो जाती हैं, ठीक है। बैकग्राउंड एंड डिस्प्यूट, ठीक है। इसके ऊपर 900 मेगावाट का, है ना, बगलीहार डैम अप्रूव कर रखा है हमने 2005 में, जो पाकिस्तान कहता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि 80% पानी हमने देना था, तुमने क्या किया, पानी को रोक लिया। अभी भी आपने देखा होगा रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, है ना, किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान है। वो भी हम हैंड आउट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चेनाब के अंदर लिखा हुआ है, तो ठीक है, जस्ट रीडेबल है, जस्ट आपको रीड करना है, ठीक है। देन आपको ये 5 क्वेश्चंस लगाने हैं, बहुत इजी हैं। अगर आप उसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। पूछ रहा था, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड ऑन 19 सितंबर 1916 कराची बाय विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो कौन था, तो पंडित नेहरू था। और उधर से कौन था, आपका आयूब खान वहाँ का प्रेसिडेंट। तो ये सिंपल सी बातें आपको पता होनी चाहिए, तो यू हैव टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस, ठीक है। कास्ट सेंसस अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, जो हमारी जो यूनियन कैबिनेट है, ठीक है, ऑन 30 अप्रैल 2025 द कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA chaired by the Prime Minister approved adding a full caste count to the forthcoming decennial census। जो सेंसस होगा उसमें क्या करेंगे, वो सेंसस में कास्ट सेंसस को ऐड करने वाले हैं। लास्ट कास्ट सेंसस कब हुआ था, तो 1931 में। सेंसस कब से चले आ रहे हैं, तो याद रखना, सेंसस 1881 में पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था, ठीक है। उससे पहले याद रखना 1872 में जब हमारे वाइसराय हुआ करते थे, कौन, तो उस समय हमारे वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड मायो। उनके टाइम पर पहली बार हुआ था, लेकिन हमने उसे ऑफिशियल नहीं माना, हम उसे अनऑफिशियल मानते हैं। तो फिर आप कहोगे सर ऑफिशियल सेंसस कब हुआ, तो ऑफिशियल सेंसस 1881 में,
और उस समय हमारे वाइसराय कौन थे, तो उसका नाम भी याद रखना, लॉर्ड रिपन। ठीक है, और लॉर्ड रिपन ही भारत में क्या लाए थे, ग्राम पंचायत भी लाए थे। उन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने 1931 में उसके बाद क्यों नहीं किए, ताकि यहाँ पर केओस ना हो जाए, लड़ाइयाँ ना होने लगे। ठीक है, लेकिन हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज दोबारा से कह रही हैं कि हम क्या कराएंगे, कास्ट सेंसस। बिहार गवर्नमेंट ने 2022 में सर्वे करवाया था। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इन्होंने भी सर्वे करवाया, और उसके बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा गैप है, तो हमें क्या कराना चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसस कराना चाहिए। और कास्ट बेस्ड सेंसस हर बहुत पहले से होता रहा है। 4th सेंचुरी में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर किसने लिखी थी, तो चाणक्य ने लिखी थी। उस बुक में भी कौटिल्यज अर्थशास्त्र में पीरियोडिक है ना, पॉपुलेशन, लैंड रिसोर्स, टैक्सेशन है ना, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। मुगल रेवेन्यू भी बढ़ोगे तो 16th सेंचुरी में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करते थे, जमींदारी और लैंड सर्वे करवाते थे। ठीक है, तो वो भी सर्वे वगैरह करवाते थे, तो हमें भी टाइम टू टाइम करवाना चाहिए। बस यही कह रहा है। फर्स्ट ऑल इंडिया एक्सरसाइज 1871 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1881 का सेंसस होता है, फर्स्ट सिंक्रोनियस राउंड लगाया जाता है। ठीक है, होम डिपार्टमेंट 1881 सेंसस कमीशन बनाया गया। आज के टाइम पर जो सेंसस कमीशन है कौन से एक्ट से होता है, तो आपका सेंसस एक्ट 1948 है। ठीक है, सेंसस एक्ट 1948, जिससे क्या होता है, आपके यहाँ पर सेंसस करवाया जाता है। सेंसस यानी कि जनगणना। ठीक है, लोगों को काउंटिंग करना। ठीक है, आपका आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 है, जिसके अंदर यूनियन के अंडर में इसको डाल रखा है, यानी कि ये सब्जेक्ट है यूनियन का। शेड्यूल नंबर 7 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये किसका सब्जेक्ट है, तो ये आपका सब्जेक्ट है बेसिकली किसका, आपके यूनियन का, यानी सेंटर ही कर सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो जस्ट बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन हमें याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे बता रहा है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 2011 में, तो लगभग 121 करोड़ रुपए थी। 121 करोड़ जनसंख्या थी, ना कि रुपए, है ना। 1.21 बिलियन। ठीक है, जिसके अंदर मेल्स थे इतने और फीमेल्स थी इतनी। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रही हमारी, 17.64% बढ़ी थी। 1991 से 2001 के बीच में 21.54% ग्रोथ थी, और 2001 से 2011 के बीच में 17% थी। ठीक है, हमारे यहाँ पर सेक्स रेशियो 943 था। ठीक है, जो कि 2001 में 933 थे, यानी कि अगर 1000 लड़के हैं तो उनसे शादी करने के लिए लड़कियां कितनी अवेलेबल है भारत में, तो 943। ये हमारा क्या है, सेक्स रेशियो 2011 का। और सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पर है इस सेक्स रेशियो में, तो हरियाणा में। इसलिए आपने पढ़ा होगा, हरियाणा से एक स्कीम चलाई गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन 2015। ठीक है, लिटरेसी रेट की बात करें तो नेशनल लिटरेसी रेट था 74.04%। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेल्स 82% पढ़े लिखे थे, फीमेल्स ऑलमोस्ट 65% पढ़ी लिखी थी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और वैसे बात करोगे सबसे ज़्यादा तो बिहार में थी, वैसे स्टेट और यूटी मिलाओगे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, अर्बनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन कितनी थी, तो लगभग 4,90,000 जो लोग थे वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई किए गए थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में थी। ठीक है, लगभग 6,10,000 लोग थे। ठीक है, तो सारे डाटा आपको पता होने चाहिए। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में थी, जिसमें 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे थे। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में थी, जिसमें 17% पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे थे। ठीक है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस काउंट जरूर किया जाता है, बट डाटा वाज नेवर पब्लिश्ड। क्यों, क्योंकि दंगे फसाद ना हो जाए, जाति के नाम पे डिवीजन ना हो जाए। ठीक है, करता कौन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जस्ट बातें याद रखना। ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस। ठीक है, स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन अंडर द सेंसस एक्ट। ठीक है, ओपन फॉर यूज बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सिंपल सी बातें याद रखनी है। ठीक है, वही 5 क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है कि कब आया था लास्ट बार, 1931। पहली बार कौन किया था, 1871 में, तो लॉर्ड कौन था उस समय, मयो। ऑफिशियल पूछता 1881 में तो कौन हो जाता, लॉर्ड रिपन। तो वही नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपने क्लासरूम में पढ़ रखा है, तो हम जस्ट इसको एक रिवीजन के पर्पज से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि ऑलमोस्ट 200 पेज के पास की बुक है, हम उसको क्विक रिवाइज कर सकें। ठीक है, समझ गए। आपको ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेने साथ साथ। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। ठीक है, आप जानते हो कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु की सरकार बिल लाती है। देखो सिंपल सी बात है
कोई भी बिल आता है, ठीक है, हमने पढ़ा भी है हैंडआउट में, वो या तो जाएगा आपके विधानसभा में, अगर किसी जगह विधान परिषद है तो वहाँ चला जाएगा, फिर चला जाएगा गवर्नर के पास। गवर्नर अगर इसे साइन कर देता है तो क्या बन जाता है एक्ट, लेकिन गवर्नर इसे क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है। लेकिन जब इसे होल्ड करता है तो इसकी टाइम लिमिट जो है वो डिसाइड नहीं होती है, भाई कितने दिन के लिए इसको होल्ड करेगा। अब सोचो कि सरकार बनाने के लिए मंत्रियों ने कहा, लोगों ने कहा कि हम ये कर देंगे, सरकार बन गई, लोगों ने वादा पूरा करने के लिए जिता दिया। वो करना चाहते हैं, गवर्नर बिल पास नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है और वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग होते हैं कहीं ना कहीं, तो ये होल्ड कर लेता था। तो साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर हमारी सेंट्रल रूलिंग पार्टी अभी तक नहीं गई है, तो उनसे दिक्कत होकर इन्होंने क्या किया, साउथ इंडियन स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोले कि टाइम लिमिट डिसाइड कर दो। तो प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, प्रेसिडेंट साहब ने आपके उनसे, है ना, जो गवर्नर था उनसे कहा कि आपको 3 महीने में पास करना होगा, और अगर नहीं करते हो तो आपको क्या करना, वो बिल क्या माना जाएगा, पास ही माना जाएगा। फिर इसने कहा कि गवर्नर के पास एक ऑप्शन होता है आर्टिकल 200, आर्टिकल 200, और वो आर्टिकल 200 का यूज करके उस बिल को किसके पास रेफर कर देता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कितने दिन में बिल साइन करेगा ये भी जरूरी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को भी क्या कर दिया, लिमिटेशन दे दी कि भाई इतने टाइम में पास करोगे, तो 3 महीने के लगभग। अब प्रेसिडेंट बोला भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले, है ना, क्योंकि आप उससे रेगुलेट नहीं करते हो। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 50 है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आप ऐसे ओवर पावर नहीं कर सकते हो कि तुम हमारे ऊपर सुपीरियर नहीं हो ना, हम अपने आप में सुपीरियर एक दूसरे में नहीं है। तब फिर एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 143, और उसी आर्टिकल 143 का यूज किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। और आर्टिकल 143 कहता है, हमने पढ़ा भी है उस समय जब न्यूज़ चल रही थी, अगर आप डेली न्यूज़ एनालिसिस वगैरह देखते हो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके होगे ना, क्योंकि आपने पढ़ा है ये सब। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम किस बिहार पर ऐसा कह रहे हो, तो आर्टिकल 143 ये कहता है कि प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसकी एडवाइस ले सकता है। और प्रेसिडेंट ने उससे 14 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जिसका जवाब उन्होंने दिया भी आगे चल के, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। केस कौन सा था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का केस था, वेयर डिवीजन बेंच इनवैलिडेटेड द गवर्नर्स डिसीजन टू रिजर्व 10 री इनेक्टेड बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट। उसने 10 बिल रोक रखे थे। डिक्लेयर्ड द बिल्स टू हैव ऑब्टेन्ड डीम्ड असेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये पास मान लिए गए हैं। एंड फिक्स्ड ए 3 मंथ आउटर लिमिट फॉर बोथ गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट, और दोनों को कह दिया कि आपको 3 महीने के अंदर उसे पास करना होगा, ठीक है। अब वो बाद में ज्यादा लफड़ा हो गया, ज्यादा पंगा हो गया, उनकी पावर का मैटर आ गया, तो दोनों बाद में एक दूसरे से लड़ भी पड़े। और उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, तो कौन से आर्टिकल के अंडर पूछे, तो 143, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, है ना, किस ऑर्डर से कह सकते हो, ठीक है। तो वो सब बातें उसमें पूछी गई है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, 143 का 1 कहता है एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस वो पूछ सकता है। स्पेसिफिक इंटरेस्ट डिस्प्यूट कवर्ड बाय द आर्टिकल 131 प्रोविजन, याद रखना। अगर आर्टिकल, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, वो चाहे तो आंसर दे, चाहे तो डिक्लाइन कर दे, और आंसर देना चाहे तो देना, चाहे ना देना चाहे तो ना देना चाहे। लेकिन अगर कोई 2 इंटरस्टेट का मैटर हो गया तो वो भी आपको पता है आर्टिकल 131 में कहाँ पर आता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो अगर आर्टिकल 131 का केस है, 2 स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें आंसर जरूर करेगा। बट सुप्रीम कोर्ट से अगर आप सजेशन मांगते हो एज ए प्रेसिडेंट, तो याद रखना वो हो सकता है सुने, हो सकता है ना सुने, मे बी वो आंसर करे, मे बी वो उस ऑफर को डिक्लाइन कर दे, उस सजेशन को डिक्लाइन कर दे, ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं है, वो जस्ट सजेशन होता है, एडवाइजरी होती है। ये 14 क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछे थे, सारे आर्टिकल 200 के आसपास घूम रहे हैं कि भाई तुमको होते हो कहने वाले हैं ना, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होता। इज द प्रेसिडेंट डिसीजन अंडर 2101 अमेंडेबल, ठीक है, टू ऑर्डिनरी जुडिशियल रिव्यू, डिड द कोर्ट एक्सीड इट्स कंप्लीट जस्टिस, है ना, वही सब बातें हैं कि भाई तुम कौन होते हो कहने वाले, ठीक है। और आर्टिकल 142 क्या होता है, कंप्लीट जस्टिस होता है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने आर्टिकल 142 का यूज करता है जिसमें लिखा है कंप्लीट जस्टिस, है ना। उसको जब कुछ समझ में नहीं आता है तो इस आर्टिकल का यूज करता है, ठीक है। और जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये क्या कर देता है, उसे पास ऑन कर देता है, ठीक है, उसे डिसीजन सुना देता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना,
ठीक है। 201 प्रेसिडेंट्स रोल रिजर्वेशन पाथवे, वंस ए बिल इज रिजर्व्ड द प्रेसिडेंट में असेंट और विदहोल्ड, अनलाइक आर्टिकल 200 द प्रोविजन यूज कंसिडरेशन। ठीक है, तो उसमें क्या था, वो उसके बाद भेज देता है और वो उसे रिजर्व करके बैठ जाता है। डिफॉल्ट रूल, गवर्नर एक्ट एंड ऑन काउंसिल्स एडवाइस एक्सेप्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड डिस्क्रिशनरी फील्ड्स। ठीक है, तो मतलब उसका करना चाहिए था उसको पास, लेकिन उसने पास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उसके एडवाइस पे जरूर काम करता है, लेकिन वो उनकी बात माने ना माने वो कंप्लीटली उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जस्ट बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे बेरोबारी केस का इसने डिस्कस कर लिया, 8 जज बैठे होते हैं। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान को कुछ जमीन देनी होती है तो हमने जमीन का ट्रांसफर कर दिया होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उस समय तो आपने नहीं कहा, है ना, उस समय तो आपने नहीं कहा कि कैसे जमीन ट्रांसफर कर दी। तो वही सब मैटर है, पुराने केसेस ने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, सी कस्टम्स का एक्ट इसमें बता रखा है इसने। ठीक है, स्पेशल रेफरेंस प्रेसिडेंशियल फॉल, है ना, केशवानंद भारती केस है उसका इसने जिक्र किया हुआ है। ठीक है, 44th अमेंडमेंट का इसने जिक्र किया हुआ है। ठीक है, बस बात यही है कि बस इतना याद रखना, आर्टिकल 200 प्रेसिडेंट को भेज सकता है। ठीक है, 143 प्रेसिडेंट से सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, 142 कंप्लीट जस्टिस दे सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों को 2-3 महीने का टाइम दिया, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आप जानते हो बीच में उस जज के घर में पैसा मिल गया था, तो जगदीप धनखड़ साहब थोड़े हाइपर हो गए, बोले जज भी तो करप्ट हो सकते हैं, तो तुम्हारा क्या। तो उस समय जजेस थोड़ा सा घबरा गए थे कि हमने वैसे पंगा ले रखा है पर प्रेसिडेंट से और इनसे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी थी। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, है ना, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस है, 1+33 की स्ट्रक्चर है, एक सीजीआई और 33 अदर जज। उनमें से 21 जजेस ने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी थी, लोगों को दिखा दी थी कि भाई अपने पास इतना पैसा, हम करप्ट नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल उधर भी है, वही इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वही क्वेश्चंस है ना, जस्ट इसको रीड कर लेना, आंसर लगा लेना। ठीक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, उसने पहली अपनी PAI रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, जिसमें विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, उसके लिए हमें क्या करना होगा, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। आप जानते हो महात्मा गांधी जी का यही कहना था कि अगर हमें देश का विकास करना है तो वी हैव टू डेवलप द विलेज, हमें गांव का विकास करना होगा। ठीक है, तो बस उसी के लिए एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसमें कौन सा स्टेट पहले पे है, कौन सा दूसरे पे, बस इतना पढ़ के मुझे आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे इसमें पुअर्टी फ्री लाइवलीहुड पंचायत कौन सी है, क्लीन ग्रीन पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, हेल्दी पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायत, सोशल जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत, है ना, पंचायत विद गुड गवर्नेंस, वुमेन फ्रेंडली पंचायत, इन सब के बारे में, इन सब डाटाज के ऊपर रैंक दी गई है। तो सिंपल सा याद रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर पे गुजरात है स्टेट। ठीक है, देन तेलंगाना, देन महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश, देन त्रिपुरा। ठीक है, ये आपको याद रखना। फ्रंट रनर, ठीक है, परफॉर्मर, एस्पायरेंट, बिगिनर, अचीवर, इनकी लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, गुजरात सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे है, देन तेलंगाना है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, जस्ट डाटा है और कुछ नहीं है, शायद हैंडआउट में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, गुजरात, तेलंगाना लीड द रेस, ये पहले नंबर पे है। ठीक है, तो आपके सामने रख देता हूँ, जस्ट आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपके पास जी के मंत्रा तो है ही, आपको बस डाटा ही याद करना पड़ेगा और इसका कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, और पूछ रहे हैं जो ग्राम पंचायत थी वो कैसे बनी, तो याद रखना सबसे पहले ग्राम पंचायत कहाँ बनी थी, बगदरी गांव में। ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को बनी थी। ठीक है, और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 बनी थी, इसकी रिकमेंडेशन पे नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को बनी थी। गांव कौन सा था, बगदरी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर अशोक मेहता कमेटी आती है 1978 में, ये 2 टायर मॉडल देती है कि एक होना चाहिए जिला परिषद और एक होना चाहिए ग्राम पंचायत। फिर आती है GV राव एंड LM सिंघवी की रिपोर्ट LM सिंघवी कहते हैं 3 मॉडल होना चाहिए, यानी कि सबसे ऊपर क्या होना चाहिए आपका जिला परिषद। ठीक है, उसके अब होता है ना पार्षद के इलेक्शन, आपने पढ़ा होगा। फिर होना चाहिए ब्लॉक समिति। ठीक है, और फिर होना चाहिए लास्ट में विलेज, है ना, ग्राम पंचायत। लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन 20 लाख से कम होती है वहाँ पर 2 टायर सिस्टम होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट जिसमें पॉपुलेशन मोर देन 20 लाख होती है उसमें
3 टायर सिस्टम होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इनको आर्टिकल 243 के ए से 243 का वो दे दिया गया, पार्ट नंबर 9 दे दिया गया, शेड्यूल नंबर 11 दे दिया गया, ठीक है, और ग्राम पंचायत को बना दिया गया, ठीक है। तो ग्राम पंचायत इनिशियली आर्टिकल 40 में लिखी जरूर थी डीपीएसपी में, बट ग्राम पंचायत वाज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ग्राम पंचायत वाज मेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ठीक है। और उसको 24 अप्रैल 1993 को स्टेटस मिला। दैट इज वाई हम 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं, नेशनल पंचायती राज डे भी बनाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। वही सब लिखा है। 24 अप्रैल को पंचायती राज डे बनाते हैं ना, वीपी नरसिम्हा राव की सरकार में ये सब होता है ना, वही सब बातें जो मैंने बोली हैं। 11 शेड्यूल मिल गया, अभी हमने कहा 29 उसको सब्जेक्ट दे दिए गए, ठीक है। और जो ग्राम पंचायती उसमें 1/3 रिजर्वेशन दिया गया वुमेन को, महिलाओं को, ये भी ध्यान रखना। पहली बार वुमेन को रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में कहाँ दिया गया था, तो ग्राम पंचायत में दिया गया था 1/3 रिजर्वेशन, ठीक है। फिर उसको बिहार पहला स्टेट था जिसने 50% तक बढ़ा दिया था, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वही सब इजी क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इंदौर द फर्स्ट बैगर फ्री सिटी, ये भी हमने पढ़ा था, ये हमारे मई 1 की फर्स्ट ही न्यूज़ थी, तो आई होप कि आपको याद भी होगी। मैं जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ, है ना, कि इंदौर है भारत का वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो बैगर फ्री हो चुका है, यानी कि वहाँ पर भिखारी नज़र नहीं आएंगे। अगर आप भिखारियों को भीख देते पाए गए तो आपके ऊपर 1000 रुपये फाइन लगा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि कोई किसी को भीख दे रहा था, प्रूफ ले आया, तो उस इन्फॉर्मेशन देने वाले को 1000 रुपये इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है। जब तुम भीख दोगे नहीं तो भिखारी भीख मांगेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 60% भिखारी जो थे, है ना, वो क्या थे, हैबिचुअल थे, है ना, तो वैसे हट जाएंगे। 20% जो थे वो क्या कर रहे थे, ओल्ड एज बूढ़े लोग थे, है ना, अनाथ बच्चे थे, उनको कहा गया ओल्ड एज हाउस में डालो, ओल्ड एज होम में डालो, उन्हें जो बूढ़ों को पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन, वो दो उन्हें, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप है उसको फैसिलिटी दो, सरकार इतनी सारी महीने के 3-3 हज़ार रुपए की वो देती है पेंशन, वो सब दिलाओ। 20% ऐसे थे जो जबरदस्ती कन्वर्जन कर दिए जाते हैं, बच्चों को चोरी करके उनके हाथ पैर तोड़ के ना जबरदस्ती उनको भिखारी बना दिया जाता है, वो थे। उनके लिए बहुत सारी सरकार स्कीम चलाती है, उनका बेनिफिट दो, लेकिन ये जो बेसिकली वो है भिखारी हैं, उनको हटा दो। तो कौन बना, इंदौर पहला बना, ठीक है। और इंदौर ही हमेशा किसमें रहता है, स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले नंबर पे रहता है पिछले 8 साल से, ये भी ध्यान रखना। और भारत में सबसे ज्यादा जो लड़कियां गायब होती हैं ना, वो भी इंदौर से होती हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये भी एक फैक्ट अपने आप में, ठीक है, जहाँ पर गर्ल मिसिंग होने के बहुत सारे केसेस रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो वही 1000 रुपये रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर तुम रिपोर्ट करते हो। तो सिंपल सा याद रखना, 1 लाइनर है, ठीक है। इसके एस्पेक्ट हमने, ठीक है, उसमें हैंड आउट में पढ़ ही लिए थे। बैगर फ्री कैंपेन, ठीक है, जस्ट वही की वही बातें हैं, ठीक है, ठीक है। वही सब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में 8वीं बार भी नंबर 1 पे है, वही सब बातें हैं, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आगे बढ़ जाना। एक लाइन की न्यूज़ थी, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये भी हमने पढ़ा था हैंड आउट में, कहाँ बनाया गया, विजिंजम में बनाया गया, ठीक है। अब जो विजिंजम पोर्ट है बेसिकली कहाँ पर है, केरल में है। ये हमारा इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, सामान आएगा, रखेंगे, आगे भेज देंगे, ठीक है। अभी हम दूसरे देशों के पोर्ट पे रखते हैं तो हमारा पैसा लगता है, इकोनॉमी का लॉस होता है। अब हम पैसा कमाएंगे क्योंकि दूसरे लोग यहाँ रखेंगे। ये 2 फेज में बनाया जा रहा है। फेज फर्स्ट इसका पूरा हो जाएगा 2028 में, ठीक है, सॉरी हो चुका है, 2028 में फेज 2 पूरा हो जाएगा। इसमें लगभग 3 मिलियन TEU जो आपके कंटेनर है वो आप रख सकते हो, जो कि 20 फुट लेंथ, 8 फुट चौड़ाई और 8 फुट की उसकी ऊंचाई होती है। ऐसा एक कंटेनर होता है, लगभग वो आप 30 लाख कंटेनर एक साथ रख सकते हो। और ये आपका जो बेसिकली आपका जो स्वेज कैनाल और मलक्का स्ट्रेट है उसका जो रूट है वो बिल्कुल वहीं से आता है। तो बहुत सारे देश हमारे यहाँ पर सामान रख लेंगे, कंटेनर रख लेंगे, तो हम पैसा भी कमा लेंगे, ठीक है। तो ये वही है, विजिंजम क्या बना, हमारा पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है, ठीक है, जो लगभग 8,867 करोड़ रुपए से बनाया गया है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, आपने पिछले हैंडआउट में डेफिनेटली पढ़ा होगा कि हम 1 नेशन 1 पोर्ट बनाना चाहते हैं ना, सारे पोर्ट्स के रूल्स रेगुलेशन एक जैसे करना चाहते हैं, तो उसमें इसको ऐड कर सकते हो। भारत में 13 पोर्ट्स इंटरनेशनल है, 200 के आसपास नेशनल पोर्ट है। इंटरनेशनल पोर्ट्स आर गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल पोर्ट्स आर गवर्नड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। 13 है वो, जैसे कांडला पोर्ट हो गया गुजरात में, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया महाराष्ट्र में, बॉम्बे पोर्ट हो गया जिसे अडानी पोर्ट भी कहते हो ना, ऐसे LAP पोर्ट हो गया, एन्नोर पोर्ट हो गया, ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, है ना, जो नेचुरल सबसे बड़ा है। तो ये सारे इंटरनेशनल पोर्ट भी हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, है ना।
इसके अंदर जॉब भी क्रिएट होंगी, पैसा भी बनेगा, इकोनॉमी भी बनेगी, है ना, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। उसमें लगभग आपका 20 से 24 मीटर की नेचुरल डेप्थ भी है ना, तो आपको पानी के लिए दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली यहाँ पर कंटेनर वगैरह, शिप वगैरह खड़े कर सकते हो। इससे हमें लगभग 200 मिलियन एनुअली रेवेन्यू जनरेट होना जो होगा, जो आज के टाइम पर रेवेन्यू लॉस हो रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं दूसरे देशों में, जैसे सिंगापुर हो गया, है ना, जबेल अली और सिंगापुर जैसे हैं, उनके ऊपर क्या करना पड़ता है, हमें डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। तो ये हैंड आउट की दूसरी न्यूज़ थी, तो आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो जस्ट रिवीजन पर्पज से हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2016 में काम स्टार्ट हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे फेज 1 इसका पूरा हो गया। फेज 2 भी धीरे धीरे 2028 तक हो जाएगा पूरा। नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, तो हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो वही सब क्वेश्चन है, तो कौन कौन सा गुजरेगा वहां से, स्वेज और मलक का रूट पास में है, तो हमारे काम का है। 4th का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। पढ़ोगे तो सब आंसर भी आपके लग जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 8 ईयर्स ऑफ उड़ान स्कीम। देखो उड़ान स्कीम क्या है, तो इसको 625 रूट पे चल रही है, 88 एयरपोर्ट इसमें आते हैं, 1.49 करोड़ पैसेंजर्स ने इसकी फैसिलिटी का फ़ायदा उठाया है। अब है क्या ये बेसिक से समझना। मोदी जी ने कहा था एक बार कि मैं चाहता हूँ कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान है वो भी क्या करे, हवाई यात्रा करे। तो उन्होंने क्या किया, जो AC का जो किराया होता है ना, 3rd AC का, वही फ्लाइट का किराया कर दिया। अब तुम अगर फ्लाइट में जाना चाहते हो जयपुर से दिल्ली, तो आपको कुछ नहीं करना है ना, आप उस कोटा में जाइए, उड़ान स्कीम में, उड़े देश का आम नागरिक, यात्रा का नाम है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। इसको कितने साल हो गए, तो 8 साल पूरे हो गए, तो ये अभी न्यूज़ में आ गई और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2017 में ये स्कीम लाई गई थी, ठीक है। तो बस उसी का डाटा है और कुछ नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। 1 लाइनर में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको 10 रुपए में चाय मिल जाएगी, 20 रुपए में समोसा मिल जाएगा, यात्री कैफे बनाए गए कोलकाता चेन्नई एयरपोर्ट पे, है ना, तो ये सब लिखा हुआ है उड़ान, ठीक है। सिंपल सी वही बातें हैं, ठीक है, जस्ट 1 लाइनर में याद रखना है। उसके बाद उड़ान 2 2017-18 में, उड़ान 3, उड़ान 4, उड़ान 5 और अब उड़ान 5.2 चल रही है, जो कि 2023 के बाद चल रही है, ठीक है। इसके अंदर इन लोगों ने आपके हेलीकॉप्टर को भी ऐड कर दिया है कि आप अगर जाते हो तो जैसे हर फ्लाइट में, है ना, कुछ सीटें रिजर्व होती हैं उड़ान के अंदर में, तो अगर आप हो, है ना, आप चाहते हो तो उड़ान स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो और आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। और इससे देखो इकोनॉमी बूस्ट होती है। आपको 3 बार उड़ान से उड़ा देंगे वो, है ना, सस्ते में, आपको लत लग जाएगी कि यार पहले 10 घंटे लग रहे थे, मैं 1 घंटे में पहुंच जा रहा हूँ दिल्ली, है ना, एग्जाम्पल। तो आपको सोचोगे अगली बार, चलो इस बार 2500 की टिकट थी, चलो ठीक है, उड़ान में मौका मिल गया। अगली बार बिना उड़ान के 4000 है, तो तुम सोचोगे यार 1500 रुपये में 6 घंटे कौन वेस्ट करेगा, चल ही लेता हूँ, तो हो गया ना फ़ायदा। इकोनॉमी बूस्ट करने का तरीका और कुछ भी नहीं है, ठीक है। GDP बढ़ानी है हमें ना, लोगों की जेब से पैसा निकालना ही सरकार का अल्टीमेट टारगेट होता है, और उसके लिए ऐसी स्कीम लाई जाती हैं जो हमारे लिए बेनिफिट भी हैं, ठीक है, बेनिफिशियल भी हैं, और सरकार के लिए भी बेनिफिशियल होती है। तो दोनों पहलू हमें पढ़ने होते हैं, है ना। यार मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी स्कीम है ना, लेकिन हाँ उससे इकोनॉमी बूस्ट भी हुई है, ये भी अच्छी बात है हमारे देश के लिए, ठीक है। सबको नहीं करेंगे, कुछ सीटें होती हैं रिजर्व, ठीक है, वरना तो फिर लॉस में चली जाएगी सरकार, ना। तो ये सब बातें हैं ना, सिंपल सा याद रखना। कितने रुपए का फेयर है, अगर आप उससे 1 घंटे की फ्लाइट में जाते हो तो 2500 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है, इस स्कीम के अंडर में। वैकेंट पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो आपके यहाँ पर एक होता है स्पीकर कौन होता है, तो लोकसभा का जो उसको गवर्न करता है ना, जो लोकसभा को देखता है, उसकी वर्किंग देखता है, उसे हम स्पीकर कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जो फर्स्ट स्पीकर था, फर्स्ट स्पीकर वो कौन थे, GV मावलंकर, है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया, ठीक है, लोकसभा के। इन्हीं को याद रखना फादर ऑफ लोकसभा भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आज के दिन कौन है, एट प्रेजेंट कौन है, तो याद रखना एट प्रेजेंट है आपके ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला जी, ठीक है, जो कि कोटा से MP हैं, ठीक है, आप जानते हैं। तो देखो एक होता है स्पीकर, ठीक है, जो हेड होता है लोकसभा का, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो याद रखना राज्यसभा में इलेक्शन नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट को हम उसका हेड मान लेते हैं, लोकसभा में उन्हीं MP में से किसी एक MP को इलेक्ट करके स्पीकर बना दिया जाता है, ठीक है। तो स्पीकर जितना जरूरी है उतना ही डिप्टी स्पीकर भी जरूरी है, ध्यान रखना।
बट पिछले 7-8 साल से, जब से हमारी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट अभी जो चल रही है, उसने जब से 2019 के बाद से सत्ता चलाई है 6-7 साल से, तब से डिप्टी स्पीकर है नहीं। तो एक क्वेश्चन निकल के आया कि भाई जब डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं है, जबकि वहां पर लिखा हुआ है डिप्टी स्पीकर के प्रोविजन में कि एज सुन एज होना चाहिए, लेकिन इनका एज सुन एज 7 साल से नहीं हुआ है। ये तो गलत बात है ना। तो बस वही अपोजिशन लेटर टू स्पीकर ओम बिरला, 13 parties reminded him that the post that has been vacant since 23rd of June 2019 and demanded an election before द फर्स्ट बजट सेशन ऑफ द 18th लोकसभा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, कौन से आर्टिकल में इनका प्रोविजन है? आर्टिकल 93 में लिखा हुआ है। ठीक है, और उसमें एज सुन एज पॉसिबल लिखा है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कब होता है, तो याद रखना विद इन 6 मंथ कंपलसरी है, मैंडेटरी है ना, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट एज सुन एज पॉसिबल, है ना, समझ गए। तो वही बात है, लेकिन एज सुन एज इनका 6 साल से नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर ये बात आ गई। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, याद रखना प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है? वो लोग जो कैबिनेट में हैं। ठीक है, आपको पता है लोकसभा के प्रेजेंट जो काउंटिंग है लोकसभा की 543, तो उसका लगभग 15% ही मिनिस्टर बन सकता है, बाकी सब मिनिस्टर नहीं होते हैं। सांसद होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, एमपी होते हैं, बट दे आर नॉट मिनिस्टर। मिनिस्टर्स आर लगभग 70-72 के आसपास आज के दिन। ठीक है, 15% हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना। लेकिन इसके अलावा इन मिनिस्टर ने बिल पे प्रेजेंट किया तो बिल है, इनके अलावा कोई अगर रेजोल्यूशन लाता है कि भाई हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये नहीं है कि हम और तुम जाकर वहाँ बिल प्रेजेंट कर देंगे, नहीं। अदर देन द मिनिस्टर्स जो मेंबर बिल प्रेजेंट करता है उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। लोकसभा, है ना, जब आपका पहली लोकसभा थी तो ये आपके जीवी मावलंकर जी क्या थे? स्पीकर ऑफ लोकसभा, फादर ऑफ लोकसभा कहते हैं। और आपके फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो याद रखना एम अनंत श्यानम अयंगर, ये क्या थे आपके पहले डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो वैसे अभी तो है ही नहीं, तो क्या ही बताएं, है ना। तो पहला भी याद रखना। ठीक है, पहला लास्ट ये आपको पता होना चाहिए। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रूल्स 2025, India has put the Inter-Service Organization Command, Control and Discipline Rules 2025 into force from 27th of the May 2025, completing the legal framework first laid down by the SO Act 2023। देखो इसमें क्या होता है, जब भी कभी ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं कमांडर्स के, तो उसमें अगर मान लो जैसे आपने कई बार देखा होगा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके क्या होते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि आर्मी और नेवी का ऑपरेशन चल रहा है और आर्मी वाले ने गलती कर दी, तो वहां पर उसको सजा देने के लिए आर्मी का रूल चलेगा कि नेवी का, क्योंकि दोनों की ज्वाइंट ऑपरेशन है, आर्मी एयरफोर्स मान लो। तो अब कहा गया कि जो कंप्लीट जो डिपेंडेंसी है वो उस समय के रूलिंग कमांडर के पास है, वो किस तरह से उसे सजा देना चाहता है ना, आर्मी के रूल से, एयरफोर्स के रूल से। ठीक है, तो वही सब है। क्लोज लीगल लूप होल्स, कमांडर्स नो लॉन्गर नीड टू बोरो डिसिप्लिनरी बोर्ड्स फ्रॉम पेरेंट सर्विसेज, इनेबलिंग इंस्टेंट एक्शन एंड मेंटेनिंग द ऑपरेशन टेम्पो, प्रिपेयर्स ग्राउंड फॉर द थिएटर कमांड्स। ठीक है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। सोल्जर, सेलर, एयरमैन रिटेन सर्विस आइडेंटिटी एंड पे कोड्स बट फॉलो वन रूफ टॉप अथॉरिटी फॉर द डे टू डे डिसिप्लिन, यानी कि उस दिन जहां पर जो अथॉरिटी है वही उसी का कानून माना जाएगा। ठीक है, तो वो सब और कुछ नहीं है, तो वन लाइनर में याद रखना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेट 3-year प्रैक्टिस रूल फॉर द जुडिशियल सर्विसेज। केस का नाम क्या था? ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें कहा गया कि अगर आपको जुडिशरी करनी है ना, जैसे आरजीएस है ना, आरजीएस का एग्जाम देना है, राजस्थान जुडिशली सर्विस, तो आपको पहले 3 साल के लिए एज ए लॉयर प्रैक्टिस करनी होगी, सर्टिफिकेट पाना होगा, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो किसके लिए? एग्जाम के लिए, आरएस के लिए ना, जज बनने के लिए। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया। व्हाई इट वाज, मतलब इसे क्यों मैंडेटरी किया गया था, क्यों नेसेसरी क्यों था, व्हाई इट वाज नेसेसरी, क्यों किया गया, क्या हो सकता था इसके? तो सिंपल याद रखना, ताकि रियल टाइम प्रैक्टिस करके आए वो लोग, क्योंकि क्या होता है, बच्चा होता है, एलएलबी करता है, कानून अच्छे से आता है, रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है उसको, जज बन जाता है, मान लो उसकी ईगो हर्ट हो गई, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसने गलत डिसीजन, तो बहुत सारी चीजें थी। तो कहा गया पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है, लॉयर के बाद 3 साल, और उसके बाद एग्जाम दो, देन पास होकर आपको जज बनाया जाएगा। तो सिंपल सी लाइन थी। ठीक है, तो वन लाइनर में याद रखना, और आपने एग्जाम में भी इसको पढ़ा है। 3 जजेस की बेंच थी, जिसको लीड कर रहे थे कौन? बी आर गवई। ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर डिसीजन दिया होता है। ठीक है, candidates must now produce a certificate of legal practice from a senior advocate or judicial officer. The ruling overruled a 2002 decision that had allowed fresh law graduates to apply. तो इसको दोबारा से हटा दिया गया है।
ठीक है। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन 1993 के केस में कहा था, कोर्ट फर्स्ट रिक्वायर्ड 3 years एट द बार फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड द जुडिशियल मेच्योरिटी। फिर सेटी कमीशन बनता है, ठीक है, दैट प्रैक्टिकल एडवोकेसी इज इंडिस्पेंसिबल ट्रेनिंग फॉर जजेस। फिर 2002 में रिलैक्स दे दिया गया, ठीक है, आप डायरेक्ट भी आ सकते हो। फिर दोबारा से 2025 में उसको 3 साल के लिए कर दिया गया। तो ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। और हमने इसको हैंड आउट में पढ़ा है, हमारे उस हैंड आउट की यही न्यूज़ है। केरला शिप कैप्साइज डिक्लेयर्ड स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना कि केरला के अंदर क्या हुआ, एक जहाज आके टकरा गया और उसके अंदर बहुत सारा ना लगभग कंटेनर था जिसके अंदर बहुत सारे 450 टन फ्यूल था, कैल्शियम कार्बाइड था, मिलियंस ऑफ प्लास्टिक नर्डल्स थे। और वह कैसे क्या कि वहाँ पर पूरे के पूरे कोस्ट पर ये फैल गए टाइनी प्लास्टिक पैलेट्स, ठीक है, जो मैरीन लाइफ को नुकसान करेंगे, ना वहाँ के एनवायरनमेंट को नुकसान करेंगे। तो केरल पहला स्टेट बना है जिसमें अगर ऐसे कोई कंटेनर बह के आ जाता है तो उसने क्या किया, उसे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर अनाउंस कर दिया। वो बस इतना से ध्यान रखना है। पोर्टल स्टेट आपको पता ही है, कोस्टल स्टेट है ना, इधर आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उधर आपका कौन सा हो गया, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। 9 हमारे पास कोस्टल स्टेट बने हुए। तो इनमें से किसने किया है, केरला ने किया है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। ये आ जाते हैं, टकराते हैं, टकराने के बाद वहाँ पर बहुत सारा मैरीन लाइफ को इनको क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। केरला टू इन्वोक इंटरनेशनल लाइबिलिटी कन्वेंशंस एज वेल एज द मर्चेंट शिपिंग एक्ट, ठीक है। यहाँ पर आकर टकरा गया था, ठीक है। जैसे आपके सामने फोटो लगी हुई है, हमने इसको द हिंदू में भी कवर किया था उस टाइम, है ना। कैल्शियम कार्बाइड है, वाटर रिएक्टिव केमिकल है दैट प्रोड्यूस फ्लेमेबल एसिटाइलिन गैस, है ना, and caustic calcium hydroxide. Marine scientists warned that any drum rupture at depth could create toxic hotspots near coral patches. आप जानते हो ना, कोरल रीफ्स होते हैं, उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो पॉलीथाइलिन था, है ना, लेंटिल साइज प्लास्टिक पैलेट्स थे, तो उनको उसको क्या कर दिया उन्होंने, अनाउंस कर दिया, ठीक है। तो वन लाइनर में याद रखना। किलिंग ऑफ बसवा राजू एंड द हिस्ट्री ऑफ द नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया। आपने उसमें हिस्ट्री में पढ़ाई है कि जो जमींदारी सिस्टम था, है ना, जमींदारी प्रथा थी, है ना, कौन लेकर आया था, जिसे हमने परमानेंट सेटलमेंट भी कहा था। ये आया था 1793 में। कौन लेकर आया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और हुआ क्या था उस लॉर्ड कॉर्नवालिस के उस परमानेंट सेटलमेंट से, जो किसानों की ज़मीन थी वो छीन ली गई, किसान बेघर हो गए, ज़मीन का मालिक ज़मींदार बन गया, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आज़ादी मिल गई, ज़मींदारों को, जो किसान थे उसे ज़मीन नहीं मिली, तो वो क्या बोला, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, है ना। हमारे जो सरकारें थी उन्होंने, है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 किया और इसको शेड्यूल नंबर 9 बना दिया। और शेड्यूल नंबर 9 को हमने नाम दे दिया क्या, लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स का सिंपल सा मतलब है कि आप अगर, है ना, जमीन से जुड़े मुद्दे लेकर जाओगे तो उसे क्या डाल दिया शेड्यूल नंबर 9 में। और शेड्यूल नंबर 9 को क्या कहते हैं, ब्लैक होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन नॉट चैलेंज दैट थिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो हुआ क्या, किसान नाराज हो गए। तो वहीं आपके जो बंगाल है, उस बंगाल में एक जगह है जिसको हम कहते हैं नक्सलबारी, और उस नक्सलबारी के अंदर वहाँ के लोगों ने 1967 में क्या किया, हथियार उठा लिए, और वहीं से भारत में किसका जन्म हो गया, नक्सलिज्म का जन्म हो गया, नक्सलवादियों का जन्म हो गया। और उन्होंने हथियारों के दम पर हम वो लेने की, आज़ादी लेने की ठान ली, ठीक है। और तब से उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। वो हमारे लोगों को मारते हैं, आर्मी को मारते हैं, पुलिस को मारते हैं, और पुलिस वाले उनका एनकाउंटर करते रहते हैं। जैसे हमने काफ़ी बार पढ़ा भी है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चला रखा है, समाधान, ठीक है। तो समाधान किस लिए है, तो उन लोगों को रास्ते पर लाने के लिए। सरकार का कहना है वो भटके हुए लोग हैं, वापस आ जाएंगे। अगर वो वापस आ जाते हैं तो सरकार उनको इनाम भी देती है, मान सम्मान भी देती है ना, ये भी याद रखना, ठीक है। तो उन्हीं के लिए ये सब किया जाता है। तो उनका जो सरगना था, उस सरगना को, जिसका नाम था बसवा राजू, उसे 50 घंटे तक चलने वाले फोर्स ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के अबुझ मध्य फॉरेस्ट के अंदर 21 मई 2025 को मार दिया गया, ठीक है। जो कि जनरल सेक्रेटरी था किसका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट का। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो उसका ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन कागर। मरने वाले का नाम क्या था, बसवा राजू, ठीक है। आप उसको जानते हो कैसे परमानेंट सेटलमेंट से ये सब आया होता है, ठीक है। ठीक है, बसवा राजू कौन था, आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ था, इंजीनियर था बेसिकली। इसके बाद PWG ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद मिलिट्री कमीशन चीफ बन जाता है, ठीक है।
और इसी यही मास्टरमाइंड था 2010 में दंतेवाड़ा मैसेकर में, जिसमें 76 सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे। 2013 में झीरम घाटी एम्बुश में कांग्रेस कॉन्वो पर इसने अटैक किया था, 31 लोग मारे गए थे। ठीक है, 2018 के बाद इसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था। और उसके बाद ये याद रखना, ये अलगाववादी लोग हैं, ये लेफ्टिस्ट लोग हैं ना, ये चाहते हैं कि सरकार के अगेंस्ट जाकर हथियार उठाकर हमें क्या करना, अपनी चीज़ों को पाना है, जो कि गलत तरीका है। बट बात ये भी है कि सरकार उन्होंने जमीन दे भी नहीं रही थी, तो उन्होंने कुछ ऑप्शन नहीं सोचा, तो उन्होंने हथियार उठा लिए। होम मिनिस्ट्री इनको खत्म करने में लगी है, इनको कन्वर्ट करने में लगी है। ठीक है, और ये पूरे भारत में ब्रांचेस खोले जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारे स्टेट में दिक्कत हो गई है। और याद रखना, बंगाल प्रेसिडेंसी में ही परमानेंट सेटलमेंट लागू था, तो सिर्फ माओइज्म या नक्सलिज्म बंगाल में ही पाया जाता है। और उस समय का बंगाल, आज का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, आपका बांग्लादेश, ये सब उस समय का बंगाल ही था। बहुत बड़ा था बंगाल, समझ गए। इवन बांग्लादेश निकल के एक देश बन गया वहां से, समझ गए। लेकिन अब ये साउथ इंडिया में फैल चुके हैं, तो इसके लिए सरकार काम भी कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें याद रखना। किसने शुरू किया था नक्सलिज्म को? तो याद रखना, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नक्सलबारी गांव में चारू मजूमदार और कानू सान्याल, नाम याद रखना, चारू मजूमदार और कानू सान्याल इसके क्या थे? फाउंडर थे, फाउंडर कहे जाते हैं। ठीक है, लैंड एनफोर्स्ड एट द गन पॉइंट, है ना, बंदूक के दम पर हमें वो लेनी है जमीन। ठीक है, तो वही सब इसमें चला आ रहा है। ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 में किया गया था, जिसमें सेंटर ने किया था, 80,000 पैरामिलिट्रीज फोर्सेस को डाला था। ठीक है, 5 स्टेट के अंदर, ठीक है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इनके। तो कौन सा ऑपरेशन हुआ था हमारा? तो आपका ग्रीन हंट। ठीक है, बसवा राजू और इनको मार दिया गया है, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, और ये हम द हिंदू में पढ़ते रहते, बहुत बार आता रहता है ना, बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं तो उनको इनाम देती है सरकार, है ना। ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज बिल फाइनलाइज्ड एंड तमिलनाडु स्पेस इंडस्ट्री पॉलिसी। देखो हमने क्या किया, ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज बिल, है ना, और जो तमिलनाडु फॉरवर्ड लुकिंग स्पेस इंडस्ट्री पॉलिसी को फाइनलाइज कर दिया है। नेशनल बिल प्रोवाइड स्टैट्यूटरी रूल्स, लाइसेंसिंग एंड लाइबिलिटी प्रोटेक्शंस फॉर प्राइवेट मिशंस। ठीक है, इसमें प्राइवेट मिशन कर सकते हैं हम लोग। 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, 10,000 स्किल्ड जॉब्स क्रिएट की जाएंगे 5 साल में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कंफर्म दैट ए नियर फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द स्पेस एक्टिविटीज बिल हैड बीन सर्कुलेटेड टू की मिनिस्ट्रीज आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग इंडस्ट्री फीडबैक। स्टेट लेवल तमिलनाडु's कैबिनेट अप्रूव्ड द स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025। ठीक है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का टारगेट बनाया गया। देखो इसरो जो है वो क्या करता है, बेचारा सैटेलाइट भी छोड़ता है, बेचारा मिशन भी करता है, बेचारा दूसरे प्लेनेट वगैरह पे, जैसे चांद पे, मून पे, ऐसे जाता रहता है। क्या क्या करे इसरो? तो हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को भी आने दो। तो याद रखना, लास्ट ईयर प्राइवेट सेक्टर की स्पेस सेक्टर में, हाँ, 100% जो वो है उनकी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो अलाउ कर दी गई है। विदेश का कोई भी आदमी आकर, जैसे मस्क आकर कल को अगर यहाँ पर स्पेस एक्स डालना चाहता है, डाल सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा रहे हैं ताकि प्राइवेट वाले हमारे सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, है ना, ट्रांसपोंडर, ये सब भेजते रहे। इसरो नासा की तरह एक्सप्लोर करने पे ध्यान दे, जैसे नासा एक्सप्लोर करता रहता है यूनिवर्स को, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना कि हम सैटेलाइट ही भेजते रहे, समझ गए। इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा रहे हैं। 2 हमारे पास क्या है आपके बेसिकली लॉन्चिंग पैड है, दोनों कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। हम तीसरा तमिलनाडु में बना रहे हैं, उसके लिए भी 8,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट को अलाउ कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और इसरो के बारे में आप पढ़ चुके हो, तो ज्यादा मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी हमारे पास प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी है, जैसे आपने पढ़ा होगा एरोस्पेस, ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्काई रूट प्राइवेट लिमिटेड, है ना। आपने पढ़ा होगा अग्निकुल कॉस्मोस, जिसने दुनिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च किया था। ठीक है, जिसका नाम था अग्निबाण बाय अग्निकुल कॉस्मोस। तो ऐसे बहुत सारी प्राइवेट प्लेयर हैं, हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए और इसरो को बाहर ध्यान देना चाहिए, बस उसी के लिए हमने उसको अलाउ कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं है। और इसरो आपने पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? तो आप जानते हो आज के दिन कौन है इसरो के चेयरमैन? हमारे वी नारायणन। इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम IMF वोट ऑन 2.3 बिलियन एड टू पाकिस्तान। अब देखो, जो IMF क्या होता है, एक होता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और एक होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में, ये भी बना था 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, इसका भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, है ना। ये क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक डेवलप्ड नेशंस को लोन देता है, IMF डेवलपिंग नेशंस को लोन देता है। तो अभी क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने, उसने IMF ने पाकिस्तान को लोन दिया।
है ना, लगभग 20,000 करोड़ का। तो हमने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये हमसे लड़ाई कर रहे हैं, हमारे को टेररिस्ट भेजते हैं हमारे यहाँ पर, है ना, फिर इनकी लश्कर तैयबा ये उसकी जिम्मेदारी भी ले लेते हैं, और तुम उन्हें हम उन पे पानी रोक के बैठे, हम उन पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तुम उसे पैसा दे रहे हो। तो ये सारा गेम किसका, अमेरिका का। अमेरिका ने ही उसे पाल रखा है, आप कभी से देखते आए, हमेशा अमेरिका उसका साथ देता है। 1971 की बैटल में अमेरिका उसके साथ था, वो तो यूएसएसआर हमारी तरफ से आ गया था और उसने इंडियन ओशियन में खड़ा कर दिया था अपने जहाज और कहा था सबमरीन्स कि अगर तुमने भारत पे अटैक किया तो हम तुम पे अटैक कर देंगे। तो अमेरिका पीछे चला गया और हम जीत गए उस लड़ाई को। तो पाकिस्तान का हमेशा से पाकिस्तान जो यूएसए सपोर्टर है, तो उसने उसको पैसा दिलवाया तो हम उससे नाराज हो गए, और कुछ नहीं है। ठीक है, वो क्या करता है, पैसा लेता है और पैसा लेने के बाद क्या करता है, टेररिज्म को प्रमोट करता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, IMF's $1 बिलियन बेल आउट्स फॉर पाकिस्तान, है ना, जबरदस्ती उसको पैसा दिया जाता है और कुछ नहीं है। कौन कौन पाकिस्तान को पैसा देता है, तो देखो वही लिखा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है, वर्ल्ड बैंक देता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है, एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक देता है ना, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक देता है ना। तो अमेरिका ने ही बेसिकली उसे पाल रखा और कुछ नहीं है ना। और इसके एवज में इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने अपने बहुत सारे डेलीगेट्स को दूसरे देशों में भेजा और उन्हें बताया कि कैसे पाकिस्तान ने हम पे हमला किया और कैसे हमने पाकिस्तान का जवाब दिया, है ना। और उसके बाद देखो सबसे अचंभे वाली बात ये, सबसे सरप्राइज ये था, है ना, कि पाकिस्तान वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एंटी टेरर ग्रुप यूनाइटेड नेशन में, बिकॉज पाकिस्तान अभी आपका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका भी मेंबर है, और उसके परमानेंट मेंबर कौन है, यूएसए और चाइना, जो कि मेजर है उनमें, है ना, 5 वीटो पावर्स में उसका उसके सर पे हाथ है। तो उसको देखो एंटी टेरर ग्रुप का हेड बना दिया ना, तो देखो वही है ना। तो इंडिया उसका अपोज कर रहा था और कुछ नहीं है। इंडिया कह रहा है कि वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान हैज सीरियसली मिस्ड टैक्स, पावर सेक्टर एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, है ना। तो हमने उसका अपोज किया और कुछ नहीं है ना। जस्ट वही क्वेश्चन है, आप इसको लगा भी सकते हो। और ये तो क्लासरूम की भी न्यूज़ थी। वर्ल्ड बैंक रिलीज इंडियाज पोवर्टी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड बैंक ने भारत की पोवर्टी के बारे में बताया। India's latest World Bank Poverty and Equity Brief reveals that the country's extreme poverty rate, defined as living on less than $2.15 a day, है ना, 171 मिलियन पीपल जो थे वो हमारे यहाँ पर इससे बाहर निकाले गए गरीबी से। Measured at the broader lower middle income line, US $3.65 poverty fell from 61.8% to 28.1%। तो यहाँ पर गरीबी लगभग इतनी फैल चुकी है, लगभग 378 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। ठीक है, रूरल और अर्बन पॉवर्टी के बीच में गैप को दिखाता है। द वर्ल्ड बैंक एट्रीब्यूट्स दीज गेन्स टू रोबस्ट पोस्ट 2014 ग्रोथ, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है, कॉम्प्लिकेट लॉन्ग टर्म कंपैरिजन, ठीक है, इन्होंने बताया कितने लोगों को गरीब रेखा से हम बाहर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो वही सब है। इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन है कितनी, $2.15 पर डे, ठीक है, जो कि भारत में लगभग 2.3% के आसपास है। लोअर मिडिल इनकम में $3.65 पर डे, तो हम लोअर मिडिल इनकम में आते हैं 28.1 के साथ। जस्ट फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते हो, अभी हमने पढ़ा भी था। ठीक है, एक्सट्रीम पुअर और उसके बाद मल्टी डायमेंशनली पुअर। ठीक है, तो ये उसमें लिखा हुआ है, जैसे स्टेट है ना, अलग अलग स्टेट को इसमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और ये हैंड आउट की न्यूज़ है, जस्ट आपको फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो इसमें समझने का ऐसा कुछ नहीं है। कब बना था आपका वर्ल्ड बैंक, 1944। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, 189 इसके शेयर होल्डर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, उसके मेंबर है। और इसका टारगेट ये है कि हमें एक्सट्रीम पोवर्टी को 2030 तक बंद कर देना, यानी कि जो लोग $2.15 पर डे में रह रहे हैं उन्हें बाहर निकालना है और एक्सट्रीम पोवर्टी को खत्म कर देना है। ठीक है, एंड बूस्टिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, याद रखना भारत में कैसे मापी जाती है आपकी पोवर्टी। तो हमारे यहाँ पर एक है तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन के बिहाफ पर हम पोवर्टी को मापते हैं, और उसका कहना है कि जो 2009 में आई थी ना रमेश तेंदुलकर कमेटी, जिसका कहना है कि जो आदमी अगर 27 रुपये रूरल में और 32 रुपये 32 रुपीज़ है ना 33 रुपीज़ अर्बन एरिया में कमाते हैं वो गरीब नहीं है। दैट इज़ वाई एक तरफ सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दे रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। दूसरी तरफ नीति आयोग कहता है ओनली 10.13% पीपल आर लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो कैसे डाटा मैच हो रहा है, जबकि 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन के लिए डिपेंडेंट है। तो डाटा ऐसे मैच हो रहा है, तो कैसे, क्योंकि वो जो कमेटी है, जो तेंदुलकर कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन के बिहाफ पर हम उन्हें बाहर मानते हैं। सोचो जो आदमी महीने के 900 रुपये कमा रहा है, 900, वो गरीबी रेखा से बाहर है, ऐसा सरकार का मानना है। जबकि आप जानते हो दिन के 30 रुपये में गुजारा नहीं होता है। ठीक है,
इंडियाज इकोनॉमिक रैंकिंग कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी एंड पीपीपी, इसमें जस्ट हमारा कंपैरिजन किया हुआ है। इंडिया हैज वैल्यूड इनटू द टॉप 4 इकोनॉमीज, तो वही न्यूज़ है, भारत टॉप 4 इकोनॉमी बन चुका है। भारत की इकोनॉमी 4.19 ट्रिलियन हो चुकी है और हमने आपके जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब हमसे आगे बस 3 लोग बचे हैं, ठीक है, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, और उसके बाद जर्मनी। हम इस बार जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स, जीडीपी क्या होता है, गुड्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितने एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने प्रोडक्ट्स जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, समझना, जो मार्केट में आ चुके हैं, जैसे एसी है, ये लग गया है, लेकिन एसी में कर रहा हूँ कंपनी में बन गया और मार्केट में आ गया बिकने के लिए, बिके ना बिके, वो प्लस सर्विसेज जैसे टीचिंग, हॉस्पिटल, है ना, ये सब सर्विसेज में आता है। इनसे जो पैसा कमाया जाता है देश में, हम उसे क्या कहते हैं, जीडीपी में काउंट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, उसको भी हमें करने की जरूरत है, ठीक है। पर कैपिटा नेशनल इनकम निकाली जाती है बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस एज नेट नेशनल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन में एंड पब्लिश्ड ईच में अलोंग साइड द प्रोविजनल जीडीपी एस्टिमेट। ये हमने पॉलिटी में, उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कैसे जीडीपी, एनएनपी, एनपीपी ये सब निकाले जाते हैं। अभी हमारा जो करंट रुपी क्लाइम्ड है वो 68, ठीक है, 68,572 बढ़ चुका है। कितना हो चुका है वो हमारा, लगभग 1,14,700 के आसपास हमारा जीडीपी है। सिंपल याद रखना। गोवा एंड सिक्किम पोस्ट द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, याद रखना, ठीक है, जिसमें 4.9 लाख और 5.9 लाख है। बिहार सबसे कम है 1.2 लाख के आसपास, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। रूरल और अर्बन गैप में क्या है, तो लगभग 84% से गैप कितना हो चुका है, 70%, ठीक है। तो जस्ट डाटा है, आपको याद रखना। बॉटम 10% पॉपुलेशन, ठीक है। इंडियाज नॉमिनल पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, 2.5 के डॉलर, ठीक है, जो कि लो इनकम अफ्रीकन इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा ऊपर है और चाइना जैसे देशों से बहुत कम है। चाइना की इकोनॉमी पर कैपिटा 14 के, यहाँ पर है 2.5 के डॉलर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उनसे पीछे चल रहे हैं। तो जस्ट डाटा है, कंपेयर करके आपको याद रखना है, ठीक है। और क्लास में हैंड आउट में आपने याद कर भी लिया होगा। टोटल फर्टिलिटी रेट रिमेन्स कांस्टेंट एट 2, याद रखना। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है कि एक पर्टिकुलर जो वुमेन होती है वो अपने जीवन में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, उसे हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी फर्टिलिटी रेट हुआ करती थी 6.8, यानी कि एवरेज 6 से 7 बच्चे हुआ करते थे। आज के टाइम पर हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 हो चुकी है, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि उसे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि देखो फर्टिलिटी रेट का ज़्यादा होना भी प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी। जैसे सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है बिहार की, ऑलमोस्ट 3 के पास, है ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा नाइजीरिया की है, नाइजर, है ना, लगभग 4। भारत में सबसे कम किसकी है, तो जो साउदर्न स्टेट है उनकी सबसे कम है ना। इसलिए तो डिलिमिटेशन वो लेट करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम रह गई, नॉर्थ वालों की बढ़ गई। और डिलिमिटेशन जो है पॉपुलेशन पे होता है, आप जानते हो, है ना, तो उनका रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा पॉलिटिक्स में। तो वो चाहते हैं कि डिलिमिटेशन बाद में करना, तब तक हम पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे। तो साउथ वालों ने तो ये भी कह दिया, किसी स्टेट के सीएम ने, आपने पढ़ा होगा कि अगर तीसरा बच्चा पैदा करोगे तो हम इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे ना, ताकि पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी फर्टिलिटी रेट गिर रही है तो भी आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा बिहार है सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 3 है आज के दिन, लेकिन हमें जो लाइन है उससे नीचे नहीं जाना है। जैसे साउथ कोरिया भयंकर तरीके से बर्बाद है। जापान बर्बाद हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे, फर्टिलिटी रेट बहुत जीरो के आसपास है, बिलो 1 चल रही है, समझ गए। तो आगे आने वाले टाइम में क्या चाहिए, यूथ ही तो चाहिए, और यूथ ही नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, देश खत्म हो जाएगा। आज मान लो हम 140 करोड़ है, 146 करोड़, और 2070 में हमारी ड्रास्टिकली गिरेगी। क्यों? क्योंकि हेल्थ कंसर्न है, ठीक है। आजकल माहौल ऐसा हो गया कि हम एक ही बच्चा पैदा करेंगे, है ना, कामयाब होने के बाद शादी करेंगे ना, तब तक बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो इन सब को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हमें देश को भी बचाना है ना, और देश को बचाने के लिए देश में लोग भी होने चाहिए। जैसे रशिया में दिक्कत हो गई है, तो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर कोई महिला 13 बच्चे पैदा करेगी तो हम उसे इनाम देंगे, मेडल देंगे। ये सब क्यों? लड़ने के लिए सोल्जर चाहिए। सोल्जर कहाँ से लाओगे? बच्चे पैदा करोगे। बच्चे कैसे पैदा करोगे? टोटल फर्टिलिटी रेट, समझ गए। उसके बहुत सारे फैक्टर खत्म होने के, हमें उसे बचा के रखना है, ठीक है। हमें मेंटेन रखना है, हमें बीच में रखना है, ऐसा नहीं है कि 0 पर चले जाए हम, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात कर रहा है ना, 2021 में 913 था, ठीक है, तो वो भी बढ़ना चाहिए, है ना, वरना तो दिक्कत हो जाएगी।
एनुअल रिव्यू ऑफ द स्टेट लॉज, ठीक है, द PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज 2024 shows that India's 31st स्टेट लेवल लेजिस्लेचर सेट फॉर एन एवरेज ऑफ ओनली 20 डेज, है ना। हमारे यहाँ पर जो लोग थे, देखो 500 बिल तो ऐसे थे जो आए और आते पास हो गए, और एवरेज जो सीटिंग हुई हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो एवरेज सीटिंग थी कितने दिन की, तो एवरेज सीटिंग थी आपकी बेसिकली 20 दिन के, है ना। तो उसके हालात ये बता रहा है और कुछ नहीं है कि हमारे हालात क्या चल रहे हैं, तो आपको जस्ट याद रखना और कुछ नहीं है ना। हैंड आउट में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा रीडेबल न्यूज थी वो। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 107th नेशनल पार्क बना दिया गया है। तो आपको पता है कि टोटल नेशनल पार्क कितने हो गए हैं, 107। नेशनल पार्क क्या होता है, वो जगह है ना, हमने एनवायरनमेंट में भी पढ़ा है ना, हमने क्लासरूम में पढ़ा है। नेशनल पार्क वो होता है जहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल, ठीक है, वाइल्ड एनिमल, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो हमारा सिमलीपाल 107वां बना है। पहले भी कौन है हमारा, तो याद रखना जिम कॉर्बेट, ठीक है, वन लाइनर न्यूज है, पहला जिम कॉर्बेट है जो 1936 में बना था। लास्ट 2021 में रायमोना बना था। रायमोना कहाँ पर है, आसाम में, ठीक है। और ये हमने एनवायरनमेंट वाली क्लास में पढ़ा हुआ है, अभी आपने पढ़ा होगा, है ना। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, रामसर साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, वो सब हम पढ़ चुके हैं। इको सेंसिटिव जोन, है ना। तो यहाँ पर बस वन लाइनर में याद रखना कि ये क्या बन गया, हमारा 107th नेशनल पार्क बन गया, ठीक है। वही सब है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला था, हमने काफ़ी बार पढ़ा भी है। उसके 50 साल पूरे हुए तो हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू कर दिया, है ना, 9 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, ध्यान रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो ये भी वन लाइनर न्यूज है, याद रखना। द सुप्रीम कोर्ट्स ट्विन जजमेंट One Shakti and ORS versus Union of India, delivered by the Justice Abhay S. Oka and Ujjwal Bhuyan, had struck down the Union Environment Ministry's 2017 notification and the 2021 office memorandum that had regularized industrial and the mining project begun without prior environmental clearance। यानी कि अगर आप किसी नेशनल पार्क में किसी जगह पर बिना क्लियरेंस के अगर कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो तो उसे क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है। होल्डिंग दैट द डेवलपमेंट कैन नॉट ट्रम्प द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ इन ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, है ना। मुझे एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में जीने का राइट है, आर्टिकल 21 मुझे इस बात की गारंटी देता है। द कोर्ट डिक्लेयर्ड एवरी फॉर्म ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो और रेट्रोस्पेक्टिव ईसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्रेरी एंड कॉन्ट्रेरी टू बोथ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड आर्टिकल 14 एंड 21 तो ये हो गया। और 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, कानून के सामने सब बराबर है, आप कानून को नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, और राइट टू लाइफ सभी को मिला हुआ है, ठीक है। तो वही सब बातें हैं, ठीक है, सिंपल से याद रखना। इमीडिएट ट्रिगर क्या था, ऑन 17 मई 2025 द बेंच डिस्पोज्ड ऑफ ए क्लच ऑफ petitions led by the NGO One Shakti challenging the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Office memoranda of 12th of the December 2017 and 7th of the July 2021, which had permitted one-time regularization of units that commenced operations without statutory prior परमिशन, ठीक है। तो वही सब है, उसको हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट को बचाना भी जरूरी है। राइट टू प्रायर इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 2, ठीक है, वही सब लिखा हुआ है इसमें, है ना। तो जस्ट रीडेबल है और कुछ नहीं है ना, ये सब काट देना, कोई काम का नहीं है। ये पढ़ लेना है, एनवायरनमेंट कॉम्प्लायंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2006 में दोबारा से नोटिफाई किया गया। इसमें ट्राइबल लोगों के भी राइट रखे गए, है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 में कि हमें क्या करना है, जंगलों को बचाना है ना। तो ये सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। वन शक्ति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था ये, जिसमें ये मैटर डिस्पोज कर दिया गया, ठीक है। पूरा एनवायरनमेंट की न्यूज़ है, तो आप समझ सकते हो, आपने पढ़ा भी एनवायरनमेंट। आई होप आपके एनवायरनमेंट की क्लास हो गई होगी। जस्टिस BR गवई टेक्स ओथ एज द न्यू CGI, ये भी आप जानते हो, जो जस्टिस BR गवई हैं वो हमारे नए CGI बन चुके हैं, वो अभी नवंबर में रिटायर भी हो जाएंगे, फिर हम एक नए CGI देखने को मिलेंगे,
ठीक है। तो जब से हम प्रेपरेशन कर रहे हैं इस साल वाले बच्चे, उन्होंने 3-4 CGI को देख लिया है, ठीक है। क्योंकि CGI का जो टेन्योर होता है वो मैक्सिमम एज होती है 65 साल, 65 ईयर एज। हाई कोर्ट की जज की होती है 62 ईयर एज। तो ये क्या हो जाएंगे, नवंबर में रिटायर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। और हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर हमारा याद रखना 1+33 का है, ठीक है। टोटल 34 जज हैं। शुरू में बना जब 178 का था, और जो 1 था उसमें CGI वो कौन थे, HJ कानिया, ही वाज द फर्स्ट CGI ऑफ इंडिया। और अभी कौन है हमारे, BR गवई, वो अभी लेटेस्ट बनाए गए, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है सुप्रीम कोर्ट का, तो आर्टिकल 124। पॉलिटी की क्लास आपने ली होगी तो डेफिनेटली आप जानते होंगे। ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट उनको ओथ दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो CGI होता है उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहते हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ रोस्टर यानी कि वो सभी को जो एरियाज हैं, बेंचेस, वो भी डिवाइड करके देता है, ठीक है। तो सिंपल सी बातें याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप जानते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर 124 के 4 में है। हमने जस्टिस वर्मा का जो इम्पीचमेंट चल रहा है उसके बारे में पढ़ाई करंट अफेयर में काफ़ी बार, है ना। सेम प्रोसीजर से आपके हाई कोर्ट के जज हटते हैं, है ना। या तो उनके ऊपर एलिगेशन लग जाएंगे इसके प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर प्रूवन इनकैपेसिटी, तो उनको हटा दिया जाता है। 100 मेंबर लोकसभा के, 50 मेंबर राज्यसभा के एग्री कर जाएं। फिर एक काउंसिल बनती है 3 मेंबर की, काउंसिल अपनी रिपोर्ट रखती है। फिर अगर 2/3 मेंबर एग्री कर जाते हैं दोनों हाउसेज के, तो उस आदमी को पोस्ट से हटा दिया जाता है, ठीक है। और अभी जस्टिस वर्मा जो है हाई कोर्ट के, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, जिनको इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया था क्योंकि उनके घर पर पैसे मिले थे, जले हुए, आग लग गई थी, तब से वो मैटर चला हुआ है, ठीक है। आज तक किसी जज को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं गया है। सिंगल जज को आज तक नहीं हटाया गया, 0। ये अगर हटते हैं तो पहले जज बन जाएंगे, ठीक है। तो वो फैक्ट भी याद रखना, ठीक है। ओथ वगैरह इनकी लिखी हुई है, मैक्सिमम एज 65 साल होती है ना। और सुप्रीम कोर्ट आपने काफ़ी बार पढ़ा भी है। सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज चलती है, तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश ही अलावा, ध्यान रखना। चंद्रयान 5 लुपेक्स हमारा आपने इसरो पढ़ा होगा। हमने उसमें पढ़ा था चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा चंद्रयान 1 कब गया था, 2008। चंद्रयान 2 फेल हो गया था 2019। चंद्रयान 3 2023 किस दिन पहुंचा था, 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए 23 अगस्त को क्या बनाते हैं, नेशनल स्पेस डे बनाते हैं। अब हम चाहते हैं कि अगला मिशन करें, तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, तो जापान की हेल्प से। तो एक तरफ है इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी, एक तरफ है जाक्सा, है ना, जापान की स्पेस एजेंसी। दोनों मिलकर चंद्रयान 5 करने वाली हैं, जिसका नाम है लुपेक्स, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। कौन कौन से रॉकेट होंगे, लैंडर, रोवर रखे जाएंगे, ठीक है। उनके नाम जब होंगे हम पढ़ लेंगे। लैंडर क्या होता है, जो वहाँ लैंड करता है, जैसे चंद्रयान 3 में कौन था, विक्रम। रोवर कौन था, प्रज्ञान। यहाँ देखेंगे क्या नाम देंगे, ठीक है। इस बार लैंडर इसरो बनाएगा, रोवर इस बार जाक्सा बनाने वाला है। लॉन्च व्हीकल जाक्सा ही बनाएगा, ठीक है। जो लैंडर होगा वो 6 फीट का होगा वेट में, ठीक है। ठीक है, 3 मीटर टाल उसकी लेंथ होगी, ठीक है। 350 kg का रोवर होगा, 6 व्हील लगे होंगे, ठीक है। और ये दोनों हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना कौन क्या बनाएगा, जब जाएगा जब हम इसको पढ़ लेंगे, लुपेक्स मिशन, ठीक है। क्वांटिटी वाटर आइस, नाम ये देखेंगे कि वहाँ पर वाटर आइस तो नहीं है, यानी कि सरफेस के नीचे पानी तो नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था चंद्रयान 3 में एक था चेस्ट, याद करो चेस्ट, है ना। उस चेस्ट ने बताया था, चेस्ट फेल होने की, वहाँ पर जब उसने देखा तो सरफेस का टेम्परेचर था 50 डिग्री। और जब उसने 10 सेंटीमीटर की खुदाई की, डिगिंग की, तो पता चला टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री। मतलब एकदम से इतना डिफरेंस, मतलब हो सकता है उसके सरफेस के नीचे बर्फ दबी हो। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लुपेक्स भेजने वाले हैं, ठीक है। और ये हमने इसरो के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें बातें की हुई है हमारी, ठीक है। तो जस्ट आप इसको रीड करके बेसिक बातें निकाल सकते हैं, ठीक है। कब गया था चंद्रयान फर्स्ट, पूछ रहा है। फर्स्ट चंद्रयान वाज इंडियाज फर्स्ट मीन्स मिशन लॉन्च था 2008 में लॉन्च किया था, 9 में पहुंच गया था, ठीक है। तो तीसरे का बी, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। PSLV C61, ठीक है। हमारा जो PSLV C61 था, ये भी इसरो की न्यूज़ है। इसरो आप लोगों ने पढ़ा है, तो ज़्यादा हमें पढ़ने की नीड है नहीं। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसरो का, तो UR राव स्पेस सेंटर, जो कि बेंगलोर में बना हुआ है। कब बना था इसरो, 15 अगस्त 1969 को बना था। 1962 में उसे एज ए इनकोस्पार बनाया गया था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये भी आप जानते हो, ठीक है। तो उसका एक मिशन गया था PSLV C61, ठीक है, जो श्रीहरिकोटा से उड़ा 1068 किलोग्राम का वजन लेकर, और बीच में वो फेल हो गया, ठीक है। तो बस वही न्यूज़ है, इसमें क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो आप इसरो वाले हैंड आउट में नोट कर लेना इसे बस, ठीक है। अर्थ ऑर्बिटर सैटेलाइट ये लेकर जा रहा था और क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है।
चंद्रयान 1 PSLV C11 से गया था, है ना। मार्स ऑर्बिटर PSLV से गया था, है ना। C25 से 37 से हमने 104 सैटेलाइट भेज कर क्या बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। तो PSLV क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहले क्या बना था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर बना ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपने पढ़ा होगा इसरो में, ASLV, देन बना PSLV पोलर सैटेलाइट, देन GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मोस्ट सक्सेसफुल इज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से 2-4 आप लगाओगे तो समझ जाओगे। इंडियाज AMCA स्टील जेट प्रोजेक्ट अप्रूव्ड, ठीक है। 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। हमारी जो कैबिनेट कमेटी है उसने इसे क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, ठीक है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज लेट 2025 में शुरू होगी, एग्जीक्यूशन मॉडल बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा जब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा हम कुछ जेट बनाने वाले हैं, 5th जनरेशन का जेट बनाने वाले हैं। तो जस्ट कौन बनाएगा, DRDO बनाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत में जितने भी डिफेंस से रिलेटेड काम होते हैं DRDO करता है, ठीक है। अब ये सब रट्टे मारने की जरूरत है नहीं, है ना, कि प्रोपोर्शन क्या होगा, ये क्या होगा, है ना। जस्ट 1 लाइनर खबर है, DRDO तुम्हें आता है, ठीक है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये सब रटना नहीं है कि इसकी लेंथ ये है, इसके वेट ये है ना। एग्जाम में पूछेगा रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया था, हाँ किया था, क्या किया था, ये बनाएंगे, कब बनाएंगे, ये बनाएंगे, कौन बनाएगा, DRDO बनाएगा। इतना हमें पढ़ना होता है, ठीक है, समझ गए। ये जस्ट आपके पढ़ने के लिए, तो आपसे रीड भी कर लेना। अवार्ड्स, 58 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिए गए, ये भी हैंडआउट की न्यूज़ है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए, और आपके जो गुलजार हैं उनको उर्दू, हिंदू के पोइट है लेकिन उनको इन बार उर्दू के लिए दिया गया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये अंधे हैं जन्म से, लेकिन फिर भी इन्होंने 240+ बुक्स लिखी हैं। इनको तुम जानते हो, मूवी के अंदर वो जो है कहानियाँ वगैरह लिखते हैं, गाने वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड में ऐसा एक लेटर मिलता है तांबे का, ठीक है। उसके 1961 से दिया जा रहा है, उसको बनाया गया था, ठीक है। इसमें आई थिंक 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ आपको इसमें ये मेडल भी दिया जाता है जिसमें माँ सरस्वती की फोटो लगी हुई है। 10 लाख नहीं, 11 लाख रुपए करंटली दिए जाते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 1 लाइनर है, ठीक है। बोर्न गिरधाधर, इनका नाम था गिरिधर मिश्रा, जगत गुरु रामभद्राचार्य, देखा होगा आपने इनको कभी ना कभी, है ना। 240 बुक इन्होंने लिखी हैं। ये आपके गुलजार हैं, इनको उर्दू में दिया गया इस बार, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। हैंडआउट में पढ़ा भी हमने, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ। इंडिया एक्सपेंड्स इट्स एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्लेम इन द अरेबियन सी। हम चाहते हैं कि हमारा जो अरेबियन सी है उसके अंदर जो हमारा मैरी टाइम, आप जानते हो ना, एक होता है टेरिटोरियल जोन, एक होता है आपका कॉन्टिनेंटल जोन, है ना, एक होता है कॉन्टाजियस जोन, एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो हम इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, क्योंकि किससे ओवरलैप कर रहा है, पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर देखोगे मैप में तो गुजरात, अब मैं गुजरात से मापूंगा तो आपको पता है कि 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं टेरिटोरियल जोन, 24 नॉटिकल माइल्स होते हैं कॉन्टाजियस जोन, 200 नॉटिकल माइल्स होता है क्या मेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो 200 नॉटिकल माइल्स तो पाकिस्तान में आ जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा अल्टर किया जाए, बस इतनी सी न्यूज़ है, ठीक है। वही सब इसमें लिखा हुआ है। सर क्रीक में बी स्मॉल स्ट्रिप ऑफ वाटर बट इट होल्ड्स इमेंस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हम कहते हैं भाई मेरे जोन में आ रहा है, वो कहता है मेरे जोन में आ रहा है। और ये पहले नहीं होता था, जब से पहलगाम हुआ है तब से हम आपस में लड़ते रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही सब बातें हैं, है ना। जस्ट रीडेबल है, जो मैं बोल रहा हूँ वही याद कर लेना, ठीक है। इतना सारा डाटा याद नहीं करना है, ठीक है। वो जस्ट रीड करने के पर्पज से है। US यूक्रेन क्रिटिकल मिनरल स्टील, ये भी आप जानते हो कि जो आपके ट्रम्प साहब है उन्होंने यूक्रेन के साथ डील कर ली, उससे US लगभग 12 से 15 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट करने वाला है। इतना प्रोजेक्ट वो वहाँ पर लगाएगा। और वहाँ पर एक रिवर है, डनाइपर रिवर, है ना, हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं इसको, डनाइपर रिवर। और ये अभी भी न्यूज़ में चला हुआ है ना, रशिया यूक्रेन अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है ना। ट्रम्प पुतिन साहब आए थे अलास्का, ना, और उसके बाद बहुत सारी बातें हुई है ना। तो ये डील कर लिए। वहाँ से जो आपका अमेरिका है वो क्या निकालेगा, मिनरल्स निकालेगा, बदले में अमेरिका रशिया से उसे बचाएगा। किसकी वजह से लड़ाई हो रही है, नेटो की वजह से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूक्रेन जाना चाहता था, ठीक है। अमेरिका रशिया जाने नहीं देना चाहता, तो दोनों आपस में लड़ पड़े, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हेल्प कौन कर रहा था, US से। तो US से ने उसको बुलाया डील करने के लिए, और डील के अंदर वो जो डनाइपर रिवर है उसके नीचे दुनिया का 5% क्रिटिकल मिनरल पाया जाता है, वो USA को दे देगा, बदले में US से रशिया की इन्वेजन से यूक्रेन को बचा लेगा। ऐसी उन दोनों के बीच में
डील होती है, जिसमें लिथियम, टाइटेनियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ रिजर्व पाए जाते हैं। और रेयर अर्थ मिनरल्स वो होते हैं जो बहुत रेयरली मिलते हैं और बहुत असेंशियल है। जैसे भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट बना रखी है, 30 मिनरल्स क्रिटिकल है जो हमें चाहिए। जैसे लिथियम आयन अगर हमारे पास हो तो हम क्यों बाहर से मंगवाएं, क्यों इतनी गाड़ियां महंगी हो, है ना। 110% के आसपास टैक्स देना पड़ता है। अगर ये कम हो जाए, यहीं पर बनने लग जाए लिथियम आयन, तो कोबाल्ट यहीं मिलने लग जाए रिचार्जेबल बैटरीज के लिए, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये सब इसमें लिखा हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने आपस में क्या किया, उन दोनों ने आपस में डील कर लिया, ठीक है। कीव उसकी कैपिटल का नाम है ना। गाजा ह्यूमन मेड हंगर क्राइसिस, याद रखना गाजा जो है वो सबसे हंग्रिएस्ट प्लेस बना दिया गया है। आप अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, आई होप सभी ने देखी होगी। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डली है मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के नाम से, है ना, अपने क्लैट पैप के चैनल पे। उस पर हमने 1-1.5 घंटे तक यही पढ़ा है कि क्या उसमें रीजन चल रहा है, क्यों यहूदी और मुस्लिम से एक दूसरे को मार रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, यहूदियों ने अपने आप को बढ़ाया, जूस पीपल ने इजराइल बढ़ा, और पैलेस्टाइन में गाजा और वेस्ट बैंक 2 जगह रह गई। और गाजा में लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और उनको मारा जा रहा है, और वहाँ पर मैन मेड हंगर बनाई जा रही है, यानी कि गाजा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द हंग्रिएस्ट प्लेस ऑन दैट। और वहाँ पर याद रखना यूएन ने ऑफिशियली, अभी रिसेंटली यूएन ने ऑफिशियली वहाँ पर याद रखना आपका जो फेमाइन है वो डिक्लेयर कर दिया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर इजराइल की वजह से, है ना। और इजराइल ये सब कर रहा है, इसलिए दुखी कौन है, ईरान और इजराइल के बीच में भी लड़ाई हो गई। आगे चल के आप पढ़ोगे ना, आप जानते हो, है ना। खमेनी और वो सब आपस में, फिर ट्रम्प बीच में आया, उन्होंने ऑपरेशन किया, ट्रू प्रॉमिस उन्होंने किया, राइजिंग लोन, फिर ट्रम्प बीच में आता है, B-2 बॉम्बर्स लेके, है ना, बॉम्ब मार के वहाँ से निकल जाता है, उसके न्यूक्लियर साइट को डैमेज कर देता है ईरान के, है ना। उसका नाम रखा गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, है ना। तो वो सब चल रहा था, ठीक है। तो बस पूरी बात कर रहा है पैलेस्टाइन की कैपिटल क्या है, तो याद रखना पैलेस्टाइन की कैपिटल क्या है आपकी, रामल्ला, ठीक है। और उसकी इजराइल की कौन सी है, तेल अवीव। और दोनों क्लेम किसे करते हैं, क्लेम करते हैं दोनों किसको, यरूशलेम को, क्योंकि यरूशलेम इजरायली भी अपना होली पैलेस मानते हैं कि हमारे भगवान जेदा यहाँ से स्वर्ग गए थे, और उसी को मुस्लिम भी अपना होली पैलेस मानते हैं, ठीक है। यूएस कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन ट्रम्प्स टैरिफ इम्पोज्ड अंडर इमरजेंसी पावर्स। तो जो यूएस कोर्ट है उसने जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे उनको क्या कर दिया है, स्ट्राइक डाउन, कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसने लिबरेशन डे नाम से बताया था ना कि टैक्स लगाने वाले हैं ना, जिसमें उसने बहुत सारे देशों पे टैक्स लगाया था, उसे कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। और उसके बाद कहा गया कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ ही लगाएंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं लगाएंगे, ठीक है। बात भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये न्यूज़ अभी तक चली आ रही, खत्म नहीं हुई। आई होप जानते होंगे टैरिफ वॉर कब से शुरू हुआ था, जब से उन दोनों के बीच में ब्रिक्स करेंसी को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। ब्रिक्स नेशन ने कहा था हम करेंसी बनाएंगे, डॉलर का डीडोलराइजेशन करेंगे। ट्रम्प साहब बोले कि मैं दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, मैं सब पे टैरिफ लगा दूंगा, और तब से टैरिफ वॉर चला आ रहा है। अभी इंडिया के ऊपर प्रेशर दे रखा है ताकि RIC को तोड़ा जा सके। चाइना के ऊपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि चाइना के बिना अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता है, चाइना बहुत आगे जा चुका है, ठीक है। तो चाइना भी डिपेंडेंसी, क्यों, क्योंकि जो अभी हम क्रिटिकल मिनरल पढ़ रहे थे उसमें पहले नंबर पे कौन आता है, चाइना ही आता है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई इस बार। भारत की रैंक कौन सी है, तो सिंपल याद रखना इंडियाज रैंक 130, ठीक है। भारत 130वें नंबर पे है 193 में। इसका टाइटल है मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI, ठीक है। सिंपल याद रखना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत की रैंक 130। तो आपको बस भारत की रैंक याद रखनी है कौन से नंबर पर है। 3 चीज़ों पर निकलती है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ये हैंड आउट की न्यूज़ है, हम पढ़ भी चुके हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रट्टे नहीं मारने हैं, बस रैंक याद रखनी है। पहले नंबर पे कौन, आइसलैंड, भारत 130 पे है, ठीक है, ये याद रखना आपको बस, ठीक है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उसके साथ साथ आपकी इनकम, है ना, उस 3 फैक्टर के बिहाफ पर ये मापी जाती है, ठीक है। ईरान 75 पे, श्रीलंका 89 पे, इंडिया 130 पे। हमें सब नहीं रटने हैं, ठीक है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये भी आपके हैंडआउट की न्यूज़ है कि जैसे सूडान है, गाजा है, यूक्रेन है, इसके अंदर क्या चल रहा है, भयंकर तरीके से फूड क्राइसिस चल रहे हैं। किस जगह पर आपके फूड क्राइसिस लड़ाई की वजह से चल रही है, कई जगह पर आपके इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से चल रहे हैं। तो बस वही है ना, ये हैंडआउट की न्यूज़ हम पढ़ चुके हैं।
है ना। गाजा के अंदर लगभग 4,70,000 लोग जो है किसके अंदर है, फूड क्राइसिस में जी रहे हैं, ठीक है। सब सहारा अफ्रीका कंट्रीज है ना, वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर है, ठीक है। तो जस्ट डाटाज हैं, आपको याद करना है। फूड क्राइसिस आप जानते हो ना, खाने पीने की कमी। रूरल हाउस होल्ड लॉस्ट एन एस्टिमेटेड $27 बिलियन इन क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसेट टू कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सट्रीम वेदर, है ना। जो वेदर था वो भी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा इस चीज़ के अंदर। सूडान के अंदर 114 मिलियन लोग जो हैं वो उसमें हंगर क्राइसिस में चल रहे हैं, ठीक है। ये वो रीजन है, जैसे वेस्ट अफ्रीका का ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये ज़्यादा क्राइसिस में, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, है ना। तो आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। 70% ऑफ ऑल फेज 3+ केसेस माली, तिम्बुक्तु, गाओ शो, है ना, ये सब उसमें आते हैं। तो जस्ट रीडेबल है, देशों के नाम है जिसमें हंगर क्राइसिस आज के दिन चल रहे हैं। क्या क्या प्रोग्राम चलाए जाते हैं? द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस चलता है। इट इज़ ए मल्टी पार्टनर प्लेटफॉर्म लेड बाय द यूरोपियन यूनियन, UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, है ना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये इनको चलाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? FAO's कैंपस इन रोम, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें भी याद रखना, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। US again places India on the priority watch list for the alleged IP राइट्स वोलेशन। देखो IP राइट्स वोलेशन होता है कि अगर कोई आदमी कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल जाता है, तो उसके वोलेशन में भारत को उसने प्रायोरिटी लिस्ट में रख दिया और कुछ नहीं है। तो वन लाइनर में पढ़ लेना। USTR पब्लिश द स्पेशल 301 रिपोर्ट 2025 लिस्टिंग इंडिया अमोंग 8 प्रायोरिटी वॉच लिस्ट इकोनॉमीज अलोंगसाइड चाइना एंड रशिया। द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल 301 रिपोर्ट, ठीक है, जो कि 1994 से अनचेंज्ड है, ठीक है। तो जस्ट बेसिक बातें आपको याद रखनी है ना। आपने हैंडआउट में पढ़ा है, हैंडआउट की न्यूज़ है बेसिकली, है ना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये भी हैंडआउट की ऑनलाइन न्यूज़ है। भारत की रैंक कौन सी है? 151st, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आर्टिकल कौन सा है? 19 के फर्स्ट में क्या लिखा है? आर्टिकल 19 के फर्स्ट में क्या लिखा है? तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें न्यूज़ और ये सब आते हैं। भारत की रैंक कौन सी है? 151, सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। सबसे लास्ट कौन सा है? एरिट्रिया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पिछली बार भारत की रैंक 159 थी, इस बार हम थोड़ा सा अच्छा किए हैं, ठीक है। यहाँ पे कम होने का रीज़न क्या है? तो आप UAPA पढ़ चुके हो, हैंडआउट की न्यूज़ है। हमारे यहाँ पर UAPA लगा दिया जाता है जो भी कुछ बोलता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर PMLA लगा दिया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जैसे आप अरविंद केजरीवाल का केस देख सकते हो ना, बहुत सारे नेता ऐसा हैं जो अगर कुछ बोलते हैं तो अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 लग जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। बहुत सारे लीडर जेल में है, ठीक है। अगर आप सरकार आपकी वहाँ नहीं आ पा रही है तो आप अपनी सरकार लाने के लिए लोगों पर PMLA लगा दे रहे हो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगा लीकर केस का। अब उसकी सरकार चलेगी, वो बाहर बैठा है, कोई केस ही नहीं चल रहा है, वरना तीसरे दिन जेल में बेचते रहते थे। तो ये सब अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है, इनकी वजह से भारत की रैंक गिरी है, ठीक है। ये भी आप पढ़ चुके हो हैंडआउट के अंदर। आई होप आपने पढ़ा होगा PMLA का सेक्शन 45 और सेक्शन 19 क्या होता है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ये भी हैंडआउट की न्यूज़ है। सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर रहा? तो अमेरिका में, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्री है, सूडान, गाजा, यूक्रेन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लोगों का चले जाना। याद रखना, माइग्रेशन अलग होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है लोगों का किसी चीज़ की नीड में चले जाना, जैसे अच्छी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। लेकिन अगर क्राइसिस चल जाए, हंगर क्राइसिस हो जाए, फेमाइन हो जाए, तो लोग चले जाए, तो हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सब सहारा अफ्रीका में लगभग 38.8 मिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुए। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर भी हुए। अमेरिका के अंदर 14.5 मिलियन डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हो ना, वहाँ पर एक जगह सैन एंड्रियास, जहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेट, वो पैरेलल है। तो साल में हर बार हिलती हैं 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो अर्थक्वेक आते हैं, तो सुनामी आते हैं, तो लोग डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी हुआ। साउथ एशिया में हुआ, है ना। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इंडिया में ना तो कुछ ऐसा डिजास्टर आए और ना ही इंडिया के अंदर कोई ऐसा इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला लोग आपस में लड़े, ठीक है। तो ये सिंपल याद रखना। अफगानिस्तान 1.3 मिलियन, चैड 1.2, फिलीपींस 1 मिलियन, इथियोपिया, सोमालिया, अदर कंट्रीज़, ये सब क्या उसके डिस्प्लेसमेंट के डाटा जिसने बता रखे हैं, ठीक है। इस बार सूडान भी है, इसमें सीरिया भी है, कोलंबिया भी है, यमन भी है। तो वन लाइनर में याद रखना है, और ये हैंडआउट में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन सी कंट्री पहले पे है, कौन सी दूसरे पे है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है,
विच इंडियन स्टेट वर प्राइमरी अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम मानसून फ्लड। देखो मानसून फ्लड से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, आपको पता है ना, कोसी रिवर इज नोन एज द शोर ऑफ बिहार, तो वहाँ बिहार में फ्लड आ जाती है ना, हैदराबाद में मूसी रिवर की वजह से हो जाता है, उड़ीसा में महानदी की वजह से हो जाता है, तो मानसून फ्लड से हो जाता है वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर हंगर क्राइसिस भी नहीं है हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर इंटरनल जैसे कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं चल रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जस्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट, जैसे चाहे उसके पास ईरान के पास आयरन डोम है ना, जो लगभग 90% मिसाइलों को अपने यहाँ आने से रोक देता है, वैसे ही अमेरिका गोल्डन डोम बनाना चाहता है, जिसमें वो पूरे अमेरिका को कवर करना चाहता है कि कोई भी कहीं से दुनिया में कहीं से मिसाइल मारे तो अमेरिका में वो मिसाइल आई ना, और वो जो है उसका गोल्डन डोम उससे ऊपर ही हवा में डिस्ट्रॉय कर दे, जैसे S-400 ने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में किए होते मिसाइलें, ठीक है, ड्रोन्स ऐसे। तो सिंपल याद रखना, $175 बिलियन का प्रोजेक्ट है, ठीक है, गोल्डन डोम नाम दिया गया है, ठीक है, इसको अमेरिका ने कह दिया है कि हम इसे बनाने वाले हैं, जिसमें SpaceX, ठीक है, एंडुरिल, प्लांटीर, ये जो वहाँ की स्पेस एजेंसीज है वो उसमें काम करने वाली हैं। तो सिर्फ वन लाइनर में पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। दुनिया में जैसे अमेरिका के पास पहले से थार्ड है, लेकिन थार्ड भी ऐसी मिसाइलें नहीं रोक पाता जो आपकी इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं, जो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं ना, इवन आयरन डोम भी नहीं रोक पाता है, ठीक है। इसलिए तो ईरान से डरा हुआ है, क्योंकि ईरान के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल है, भारत के पास S-400 है लेकिन वो खुद का नहीं है, रशिया से ले रखा है, तो वो खुद का आयरन डोम की जगह गोल्डन डोम बनाना चाहता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये सब बातें जस्ट रीड करना है, रट्टे नहीं मारने इनको, कहीं तुम एक एक चीज को रट्टे मारने बैठ जाओ, ठीक है। टू बी फ्रैंक, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान रखना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है, तो हर्ट लैम्प बुक के लिए ये भी आपने पढ़ा होगा, बानो मुस्ताक, जो कि कन्नड़ राइटर हैं, पहली कन्नड़ राइटर है जिनको मिला है, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था दीपा बस्ती, तो दीपा बस्ती को ट्रांसलेशन के लिए दिया गया है। याद रखना, बुकर प्राइज मिलता है ओरिजिनल राइटिंग के लिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है फॉर ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, बट बुक मस्ट बी पब्लिश्ड एट UK, ये भी कंडीशन होती है, ठीक है। तो बानो मुस्ताक और दीपा बस्ती का नाम याद रखना, इनको ये अवार्ड दिया गया है, किस बुक के लिए, हर्ट लैंप के लिए। वन लाइन क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। इसमें इन्होंने जो कर्नाटक के अंदर जो मुस्लिम वुमेन्स रहती है ना, उनके डेली लाइफ के बारे में ये किताब लिखी थी, और इसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और ये भारत की तरफ से सेकंड इंडियन ऑथर बनी है जिनको ये बुक मिली है, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है, किसको दिया गया, तो मैरी एंजेला हंगरिया, ए ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को दिया गया है। वन लाइनर में पढ़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है, इतना डिटेल हमें नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। किसको मिला है, तो ब्राजील की है, उनको दिया गया है, वन लाइनर में पढ़ के आगे बढ़ जाना। ग्लोबल कॉल टू बैन क्लोरोपाइरिफॉस, ये भी हमने पढ़ा था। क्लोरोपाइरिफॉस को बैन करने के लिए हमारी इंडियन सरकार को उसे बैन करना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ पर 18 प्लस क्रॉप्स में चलता है वो, है ना। क्लोरोपाइरिफॉस क्या होते हैं, तो इंसेक्टिसाइड होते हैं, कीड़े मारने की दवाई होती है। 40 प्लस कंट्रीज में बैन है, भारत में बैन नहीं है। इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हो रखे हैं इसके ऊपर, है ना, जैसे कि आपके जो है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन हो रखा है, लेकिन उसके बाद भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो दो दिक्कतें हैं, हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, तो हमें क्या करना होता है, खाना भी चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा, हम इतने महंगे दूसरी चीज़ें अडोप्ट नहीं कर सकते, तो ये सस्ता पड़ता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों में ब्रेन डैमेज हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा चश्मा लगा के घूमते हैं, क्यों, क्योंकि क्लोरोपाइरिफॉस है हर खाने के अंदर। इसलिए हेल्दी खाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं। इसके लिए जिम्मेदारी है सरकार, क्यों नहीं बैन करती, क्योंकि इतने लोग हैं, खाना कहाँ से खिलाओगे, है ना, चीप पड़ता है, गरीब आदमी, गरीब किसान खरीद नहीं पाएगा, फसल खराब हो जाएगी, तो उसे पैसा कमाना है, फसल भी कवर करनी है, बाहर से भी नहीं लेना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट नहीं करना है, तो सब चीज़ें हैं। तो क्लोरोपाइरिफॉस को बैन होना चाहिए, बट भारत में बैन नहीं है अभी तक, बस इसी की बात ही कर रहा है, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन इसके ऊपर था, जो इसको बैन करने की बात करता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ये हैंडआउट की न्यूज़ है, ठीक है, शायद आपने पढ़ी भी होगी हैंडआउट में। जो आपके पोप लियो 14 है, उनको 8 मई को क्या बना दिया गया है, पोप बना दिया गया है, ये भी याद रखना, नए बन गए हो, ठीक है। कहाँ पर, तो याद रखना वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि रोम के अंदर बना हुआ है, इटली के अंदर। यहाँ पर सारे पोप लोग रहते हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी में जो लोग पाए जाते हैं वो, ठीक है, सारे मेल्स रहते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, सबसे छोटा देश है।
और यहाँ पर इसको नया पोप बना दिया गया है। तो सिंपल सा याद रखना, क्या नाम है? पोप लियो 14, ठीक है। रॉबर्ट प्रीवोस्ट, वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। इससे पहले पोप फ्रांसिस थे, 1936 में पैदा हुए थे, 2025 में उनकी डेथ हो गई, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पर? वही वेटिकन सिटी। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। एक बार इसको घर पे ढंग से पढ़ना, ठीक है। आपके पास आपके स्टूडेंट पोर्टल पर ही अवेलेबल होगी। उसके बाद इसको पढ़ना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है कहीं पर तो आप एनी टाइम आकर यहाँ पर सेंटर पे पूछ सकते हो, मिल सकते हो, ठीक है। अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।